हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। तो आज हम करेंगे आपके पंजाब पीसीएस के सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक आखिरी टॉपिक, और इसके साथ आपके पंजाब पीसीएस के लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सारा पोर्शन होगा वो खत्म हो जाएगा इस लास्ट टॉपिक के साथ। अब ये लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इसमें कंप्यूटर रिलेटेड जो भी फैक्ट्स होंगे, जो जो नई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कंप्यूटर रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, बिग डेटा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गया, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे क्योंकि यही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और एंड में हम ये टेलीकम्युनिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे, जैसे ये जो आजकल बात चल रही है 5G की। तो हम जानेंगे ये जनरेशंस क्या होती हैं, 1G 2G 3G 4G 5G वगैरह वगैरह। ऑलराइट, तो ये सारा आज का हम लेक्चर में कवर कर देंगे और इसी के साथ पूरा का पूरा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप तैयार होगे फॉर योर पंजाब पीसीएस प्रीलिम्स। ओके, तो बिना किसी देरी के ना स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। ना व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? पहली लाइन पढ़ना। IT, information technology, is the use of computers and other devices to store, retrieve, transmit and manipulate data or information. IT पता है कौन सी फील्ड है? ये जो हम डिजिटल इंफॉर्मेशन होती है ना, सारी कंप्यूटर्स में सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो इसको मैनिपुलेट करना, इसको स्टोर करना अच्छे से, इसको निकालना और इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो जो भी आप इंटरनेट पे अभी सर्फिंग वगैरह करते हो या इंटरनेट चलाते भी हो अगर आप, तो अभी जैसे कि आप ये वीडियो सुन रहे हो, राइट, तो ये वीडियो एक तरह से डेटा आपके पास पहुंचाया जा रहा है थ्रू अस। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही पहुंचाया जा रहा है। इंफॉर्मेशन ही है जो आप तक पहुंच रही है। जो भी इंटरनेट पे आप देख रहे हो वो डेटा है, और वो डेटा को स्टोर कैसे किया जाएगा, उसे रिट्रीव कैसे किया जाएगा और उसे ट्रांसमिट और मैनिपुलेट कैसे किया जाएगा, ये सारी की सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट होती हैं। क्लियर? अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा कि नेटवर्क्स कैसे क्या होते हैं और नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं। देखो, एट द एंड ऑफ द डे ना, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेजना बिना नेटवर्क्स के पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको उसके लिए नेटवर्क्स वगैरह चाहिए जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन भेज सको ना। नेटवर्क्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ना 3 बेसिक टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के बारे में पता होना चाहिए। आपने इसमें से कईयों के नाम भी सुने होंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स पे हम आ जाते हैं। नाउ व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स? एक तो आपने सुना होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। आपके घर में एक मॉडेम वगैरह होता है या राउटर वगैरह होता है, या एक ऑफिस बिल्डिंग में एक राउटर होता है, मॉडेम होता है ना। उसका बेसिक पर्पस पता है क्या है? उसका बेसिक पर्पस ये है कि उस मॉडेम से या उस राउटर से जितनी भी नोड्स कनेक्टेड हैं, नोड्स यानी कि कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं ना। लोकल एरिया नेटवर्क की बस एक ही डिसेबिलिटी है कि ये जहां लगा होगा वहीं की डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज एक ऑफिस बिल्डिंग में लगा हुआ है, तो उस लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू उस ऑफिस में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेज सकता है। ठीक है, तो ये छोटे एरियाज को कवर करता है। देन थोड़े बड़े एरिया को कवर करने के लिए, एक पूरे के पूरे शहर या एक पूरे की पूरी डिस्ट्रिक्ट को कवर करने के लिए होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होगा? इस नेटवर्क के अंदर जो जो डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी एक पूरे शहर में, वो आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकती हैं, राइट। और इससे बड़ा वर्जन क्या हो गया? वाइड एरिया नेटवर्क। ये वाइड एरिया नेटवर्क एक शहर नहीं बल्कि एक पूरी स्टेट या पूरी कंट्री को कवर कर लेता है, राइट। तो ये तो हो गए 3 तरह के नेटवर्क। अब हम जानते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या बोला है? इंटरनेट क्या चीज है? ऑलराइट, ना आपको पता है इंटरनेट इज शॉर्ट फॉर इंटरनेटवर्क। एक्चुअली इंटरनेटवर्क का शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेट, बट ये नाम ही इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है इसलिए हम इंटरनेट पॉपुलरली इसे कहते हैं, राइट। नाउ एक इंटर नेटवर्क का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क्स है ना, चाहे वो लैन हो, मैन हो, वैन हो, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स हैं ऑल ओवर द ग्लोब, वो सारे कनेक्टेड हैं अभी। ठीक है, तो आपका जो लैन है, आपके घर में आपके घर में या आपके ऑफिस में जो लैन कनेक्शन होगा वो कनेक्टेड होगा इंटरनेट से। मतलब वो और लैन्स और मैन्स और वैन्स के साथ कनेक्टेड है। वर्ल्ड में जितने भी लैन नेटवर्क्स हैं, मैन नेटवर्क्स हैं, वैन नेटवर्क्स हैं, सारे आपने कनेक्ट करे हुए हैं थ्रू इंटरनेट।
तो इंटरनेट के थ्रू ये पॉसिबल हो जाता है कि आप इंडिया में बैठे बैठे इंफॉर्मेशन यूएस से भेज सकते हो, क्योंकि इंडिया का लैन, इंडिया का मैन, इंडिया का वैन इज कनेक्टेड टू यूएसए का लैन मैन मैन। सारे वर्ल्ड के नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड है, एंड हेंस द नेम इंटरनेट। क्लियर? नाउ ईच कंप्यूटर, मोबाइल एंड अदर डिवाइसेस आर नोड ऑन दिस नेटवर्क। ये हमेशा याद रखना कि कोई भी नेटवर्क हो ना, नेटवर्क में ना नोड्स होते हैं। हम नोड्स किसे कहते हैं? ये जो डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे आपकी मोबाइल डिवाइसेस हो गई, आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, ये नोड्स होते हैं, क्योंकि एक नोड से दूसरी नोड ही तो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, रास्ते में तो नेटवर्क ही है। तो इन नेटवर्क्स के ऊपर नोड होते हैं। नाउ इंटरनेट पे लेट्स सपोज आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज भेजना है ना, आपने तो अपने मोबाइल फोन में बंदे का नाम सेव करा हुआ है, आपने उसका मोबाइल नंबर वगैरह सेव करा हुआ है, पर नेटवर्क को क्या पता कि किस इंसान को भेजना है, राइट? कंप्यूटर्स में या इंटरनेट में सारी जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया कैसे किया जाता है? आपने तो अपनी तरफ से भेज दिया किसी को मैसेज, या ईमेल भेज दिया, या किसी को यूट्यूब वीडियो भेज दी, कुछ भी कर दिया, बट नेटवर्क को कैसे पता, इंटरनेट को कैसे पता, कंप्यूटर को कैसे पता कि ये मैसेज यहां से आया है और यहां जाएगा? वेल, इसके लिए आप इमेजिन करो जैसे कि पोस्टल सर्विसेज नहीं होती। पोस्टल सर्विसेज के लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं होते, एड्रेस इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने अपने भाई को चिट्ठी लिखी है, पर पोस्टल सर्विस के लिए आपके भाई का नाम या आपका भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है एड्रेस, कि आपके एड्रेस से आपके भाई के एड्रेस पे चिट्ठी जा रही है, राइट? तो एक नेटवर्क के लिए भी ना एड्रेस इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हर नोड को ना एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। ये एड्रेस होता है उस नोड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ना आपने अपने कंप्यूटर से किसी और के कंप्यूटर पे ईमेल भेजा, तो आपके कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होगा और दूसरे के कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होगा। नाउ नेटवर्क कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इस आईपी एड्रेस से इस आईपी एड्रेस पे जाना चाहिए सामान, ठीक है? तो नोड्स जो होते हैं ना, कंप्यूटर, मोबाइल या और बहुत सारी डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, हर का एक आईपी एड्रेस होता है ना। आईपी एड्रेस क्या होता है? पहली बात तो आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है? इट इज अ न्यूमेरिकल लेबल असाइन्ड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन मतलब इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करने के लिए आपको एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। नाउ जितनी भी डिवाइसेस इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रही हैं, सबको एक आईपी एड्रेस असाइन होना चाहिए, तभी तो वो नेटवर्क पे भेज सकते हैं, वरना नेटवर्क आपको आइडेंटिफाई कैसे करेगा? क्लियर? मेक सेंस? तो जैसे आप इंटरनेट पे लॉग इन करते हो ना, आपकी डिवाइस को एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, ठीक है? चलो, IP address acts as an identifier for a specific machine on a particular network, यही हमने बात करी है। The IP address is also called IP number and internet address, ये दूसरे नाम है उसके, ठीक है? Now, IP address specifies the technical format of addressing and packet scheme. Most networks combine IP with TCP. ये भी एक ना वो है, प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल अगेन के कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उन्हें हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एक होता है, एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये भी आप कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो, तो इसको भी यूज करा जाता है इंटरनेट में, ठीक है? IP address also allows developing a virtual connection between a destination and a source, ठीक है जी? Now IP एड्रेस के बारे में आपको थोड़ा और जानकारी होनी चाहिए। Why? Because पूछ सकते हैं आपसे पीसीएस में, ठीक है? तो IP एड्रेस में ना एक बहुत नई डेवलपमेंट हुई है, जिसे हम कहते हैं IPv4 वर्सेस IPv6। नाउ आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका IP एड्रेस होता है ना, वो 4 बाइट्स का होता है या 32 बिट का होता है। आपने देखा होगा ना, IP एड्रेस कहीं भी लिखा होगा 106.1.1.32 ऐसे करके IP एड्रेस होता है ना, ठीक है? तो अभी तक जो हम डिफरेंट नोड्स को IP एड्रेस दे रहे थे ना, वो 32 बिट एड्रेस दे रहे थे। अब 32 बिट मतलब 32 स्पेसेस हैं जिनमें 0101 भरा जा सकता है। आपको पता है डिजिटल कम्युनिकेशन में तो ऐसे ही होता है, 01 बाइनरी का डेटा होता है, बाइनरी में होता है डेटा, ठीक है ना? आपका जो IP एड्रेस है ना, वो 32 बिट्स का बना है। तो 01 के इसमें कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे? 2 to the power 32। दैट मींस एट अ टाइम इंटरनेट पे 2 raised to the power 32 एड्रेसेस अवेलेबल हो सकते हैं अगर आप 32 बिट एड्रेस यूज कर रहे हो,
right? So IPv4 uses a 32-bit address scheme allowing to store 2 raised to the power 32 addresses which is more than 4 billion addresses. ठीक है, तो एक टाइम पे एट अ टाइम आप 4 बिलियन डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट पे. मेक सेंस? अब हो क्या रहा है, धीरे धीरे ना इंटरनेट पे डिवाइसेस बढ़ती जा रही हैं, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है. ये जो IPv4 लाया गया था ना तब इंटरनेट इतना ज्यादा यूज ही नहीं होता था, इतनी डिवाइसेस ही नहीं थी इंटरनेट पे. तो इसीलिए इन्होंने 32 बिट्स डाल दिया एड्रेस के लिए कि 32 बिट का एक एड्रेस होगा तो इतने 2 to the power 32 तो एड्रेसेस बन सकते हैं. तो इससे ज्यादा तो लोग होंगे ही नहीं, इससे ज्यादा तो वो क्या कहते हैं डिवाइसेस होंगी नहीं. बट धीरे धीरे डिवाइसेस बढ़ती जा रही है और इंटरनेट पे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज नाउ कनेक्टेड. हर चीज का अब आईपी एड्रेस चाहिए. तो अब हो क्या रहा था कि ये 32 बिट एड्रेस भी ना कम पड़ रहे थे. इसीलिए अब आपने एक नया टाइप का एड्रेसिंग फॉर्मेट निकाला है जिसका नाम है IPv6. IPv6 में 128 बिट्स होंगे. IPv4 में 32 बिट थे. अब IPv6 जो यूज करेंगे, IPv6 के जो एड्रेसेस होंगे वो 128 बिट होंगे. करंटली पता क्या चल रहा है, बहुत सारे आईपी एड्रेसेस IPv4 पे हैं और कई आईपी एड्रेसेस IPv6, दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है जी, चलो एक बार ये पढ़ भी लेते हैं क्या लिखा है. Till date, it is considered the primary internet protocol and carries 94% of the internet traffic. But with increasing number of nodes on internet and increased internet traffic, there was a need for more IP addresses. खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस आती जा रही हैं. हर इंसान एट अ टाइम 3 चीजें तो कनेक्ट कर ही सकता है. ठीक है, बट अब तो गाड़ियां भी इंटरनेट पे होने लग गई हैं और एलेक्सा भी आ गया है, बहुत सारी चीजें, टीवी भी इंटरनेट पे होने लगे हैं. तो कितनी सारी डिवाइसेस, कितने सारे नोड्स इकट्ठे होते जा रहे हैं जिनको आईपी एड्रेस चाहिए, राइट? टू रिजॉल्व द इश्यूज फेस्ड बाय IPv4 वर्जन, IPv6 वाज क्रिएटेड. This new IP address version is being deployed to fulfill the need for more internet addresses. ठीक है, तो IPv6 में 128 बिट एड्रेस स्पेस है, तो अब और ज्यादा नोड्स आ सकते हैं, बहुत ज्यादा नोड्स आ सकते हैं. अच्छा, IPv6 को हम एक और नाम से जानते हैं, IPNG, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल नेक्स्ट जनरेशन. NG का मतलब नेक्स्ट जनरेशन है, नाम याद रखना. ठीक है, प्रीलिम्स में अगेन पूछ सकते हैं आपसे. चलो, अब हमें आईपी एड्रेस के बारे में तो पता चल गया. अब हम जानते हैं मैक एड्रेस क्या होता है. ठीक है, जो भी आप मशीन लेते हो ना जिसको आपने कम्युनिकेशन के लिए यूज करना है, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो या आईपैड वगैरह, मेनली लैपटॉप हो, हर लैपटॉप के ना एक कार्ड होएगा. ठीक है, उस कार्ड पे ना उसका मैक एड्रेस होएगा. ये एक मशीन एड्रेस होता है, हर मशीन का एक फिक्स्ड एड्रेस होता है. इसे हम मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस भी कहते हैं. ठीक है, तो होता क्या है कि आपके मैक एड्रेस को एक आईपी एड्रेस एलोकेट किया जाता है. जैसे कि अब देखो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. लेट्स सपोज आपका लैपटॉप है और आपने लैपटॉप अपने घर के वाईफाई से कनेक्ट करा हुआ है. नाउ आपके घर के वाईफाई पे तो 10 और डिवाइसेस हैं. ठीक है, 10 और डिवाइसेस भी कनेक्टेड है, आपका लैपटॉप भी कनेक्टेड है. नाउ आपके घर का जो वाईफाई है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है. अब होगा क्या कि आपका जो राउटर होएगा ना, वो पता क्या करेगा, वो देखेगा कौन से मैक एड्रेस के डिवाइसेस कनेक्टेड है मेरे राउटर से. ठीक है, तो वो देखेगा कि ये 10 डिवाइसेस मेरे राउटर से कनेक्टेड हैं और हर किसी का मैक एड्रेस ये है, परमानेंट मशीन का एड्रेस, फिजिकल एड्रेस ये है. अब जब भी कोई लैपटॉप इंटरनेट का एक्सेस मांगेगा राउटर से, तो वही राउटर उस मैक एड्रेस को एक आईपी एड्रेस दे देगा. ठीक है, तो वो मैक एड्रेस मशीन का फिजिकल एड्रेस है, पर इंटरनेट पे जाने के लिए उस मैक एड्रेस को चाहिए एक आईपी एड्रेस. ठीक है, तो ये राउटर का काम होगा कि किस डिवाइस को कौन सा आईपी एड्रेस देना है. ठीक है, बट उसके लिए उसे डिफरेंट डिवाइसेस का मैक एड्रेस पता होना चाहिए. वो थोड़ी जानता है कि सैमसंग का लैपटॉप है, आईफोन कनेक्टेड है. उसके लिए मैटर ये नहीं करता कि कौन सी कंपनी का लैपटॉप है, ये आईफोन है, ये सैमसंग का मोबाइल फोन है. राउटर के लिए मैटर पता क्या करता है, राउटर पता कैसे आइडेंटिफाई करता है आपकी डिवाइसेस को, मैक एड्रेस. ठीक है, अब जैसे ऐसा हो गया, आपका राउटर पे 10 डिवाइसेस हैं और वो इंटरनेट से कनेक्टेड है. अब मान लो एकदम से एक वो आ जाता है, क्या कहते हैं, मैसेज आ जाता है जो आपके लैपटॉप पे आना था इंटरनेट से. अब राउटर के पास जब वो मैसेज पहुंचेगा तो राउटर देखेगा कि इस आईपी एड्रेस पे मैसेज आया है और मैंने ये आईपी एड्रेस किस मैक एड्रेस को दिया था, तो वो देखेगा आपके लैपटॉप को दिया था, तो वो डेटा पैकेट्स फिर आपके लैपटॉप को दे देगा. तो राउटर के लिए राउटर डिवाइसेस कैसे आइडेंटिफाई करता है, मैक एड्रेसेस के थ्रू.
और फिर राउटर उन्हीं मैक एड्रेसेस को आईपी एड्रेस दे देता है। ठीक है, तो एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसका फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो एक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस चाहिए होता है और यह हर मशीन का परमानेंट एड्रेस होता है। आपको पता है आपका जो आईपी एड्रेस है ना वो परमानेंट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इंटरनेट से कनेक्ट करो, आपको एक आईपी एड्रेस एलोकेट हुआ होगा, फिर आप डिस्कनेक्ट कर दो इंटरनेट और दोबारा इंटरनेट से कनेक्ट करोगे ना तो आपको डिफरेंट आईपी एड्रेस एलोकेट होगा। आईपी एड्रेसेस ना डायनेमिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं, पर आपका जो मैक एड्रेस है वो आपकी मशीन का एड्रेस है, वो परमानेंट है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज को, मैक एड्रेस पूछ सकते हैं अगेन, और आईपी एड्रेस क्या होता है। क्लियर? So in order to communicate or transfer the data from one computer to another computer, we need some address. In computer network, various types of addresses are introduced. Each work at different layer. IP address एक different इंटरनेट के लेयर पे काम कर रहा है, इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर पे काम कर रहा है, या टीसीपी लेयर पे काम कर रहा है। मैक एड्रेस नीचे की लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा है। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस व्हिच वर्क्स एट डेटा लिंक लेयर। लो, वही बात होगी। अच्छा, एक मैक एड्रेस के कितने बिट्स होते हैं? आईपी एड्रेस के 32 बिट्स होते हैं IPv4 में, और IPv6 में होते हैं आपके 128 बिट। मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है, और जैसा कि आपको पता होना चाहिए 8 बिट्स बनाती हैं 1 बाइट। 1 बाइट होता है 8 बिट्स के इक्वल। ठीक है, तो 48 बाइट्स हो जाएगा 6 बाइट्स के इक्वल। क्लियर? So MAC address are unique 48 bits या 6 byte hardware number of a computer which is embedded into a network card. हर लैपटॉप में एक नेटवर्क कार्ड होगा, उस कार्ड के बगैर आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते अपने लैपटॉप को इंटरनेट से। ठीक है, तो विच इज एम्बेडेड इनटू अ नेटवर्क कार्ड, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। MAC address is also known as physical address of a network device। ठीक है, it is generally used for Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth। अच्छा, Bluetooth में भी MAC address लगता है, आपको पता है? एक ब्लूटूथ डिवाइस से दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस पे अगर आपको कुछ भेजना है तो हर ब्लूटूथ डिवाइस का एक मैक एड्रेस होगा, क्योंकि ब्लूटूथ कैसे आइडेंटिफाई करेगा कहां से कहां भेजना है, राइट? वो मैक एड्रेस से करता है। ईथरनेट, ईथरनेट होता है बिना इंटरनेट के जो नेटवर्क होता है ना, जैसे मैं लैन लगा दूं, लैन को इंटरनेट से कनेक्ट ना करूं, पर लैन पे 4 कंप्यूटर कनेक्ट कर दूं, तो वो 4 कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो 4 कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, बस आपस में कनेक्टेड है, उसे हम ईथरनेट कहेंगे। ठीक है, तो इट इज जनरली यूज्ड फॉर मैक एड्रेस चाहिए होता है ईथरनेट के लिए, वाईफाई के लिए, ब्लूटूथ के लिए। वाईफाई के लिए मैंने आपको बता ही दिया अभी कि राउटर कैसे एलोकेट करता है आईपी एड्रेस। ऑलराइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट के बारे में ही बात करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वैसे तो आपने सुना ही हुआ है, हर वेबसाइट पे टाइप ही करते हो www.facebook.com, www.google.co.in वगैरह वगैरह, ये आप करते ही हो। तो www से मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है? इट इज अ नेटवर्क ऑफ ऑनलाइन कंटेंट दैट इज फॉर्मेटेड इन HTML। जो भी आप पेजेस खोलते हो ना, वेब पेजेस वगैरह, जो भी चीजें आप खोलते हो, ये HTML लैंग्वेज में बनते हैं। ठीक है, HTML लैंग्वेज का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एंड एक्सेस्ड वाया HTTP, मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आपने कभी किसी वेबसाइट पे लॉगिन करा होगा तो एकदम से URL सेक्शन में लिखा था ना HTTP या HTTPS www.facebook.com, राइट? तो ये जो आप जितने भी वेब पेजेस है ना, जितने भी वेब पेजेस हैं इंटरनेट पे, ये सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, और ये सारे कनेक्टेड हैं, सारे कनेक्टेड हैं। पहली बात तो ये जितने भी वेब पेजेस हैं बने HTML के, और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी हम कह रहे हैं ये वेब बनाया हुआ है इन्होंने। दैट्स व्हाई वी यूज द वर्ड वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा, इन्हें एक्सेस कैसे करते हैं? ये एक प्रोटोकॉल, एक रूल्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू एक्सेस करते हैं, उसे एक प्रोटोकॉल कहते हैं, और वो प्रोटोकॉल होगा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP। ठीक है, कई जगहों पे लिखा आ जाता है URL में HTTPS। S का मतलब होगा सिक्योर, कि एक सिक्योर कनेक्शन बनाया है आपके बीच और वेबसाइट के बीच में। ठीक है, ये याद रखना चीजें। ऑलराइट, the term refers to all interlinked HTML pages that can be accessed over the internet। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हाँ, अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? देखो, ऐसा है कि जितनी भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती है ना, आपके लिए तो उनके नाम है। ठीक है, google.com, facebook.com, bodybuilding.com और बहुत सारे नाम होते हैं। ठीक है, ये सारे नाम तो हैं, पर ये आपके लिए हैं। जो नेटवर्क है ना, इंटरनेट है, वो नाम से आइडेंटिफाई नहीं करता, वो तो आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई करता है।
राइट? नाउ आपने अपने यूआरएल में टाइप कर दिया www.facebook.com। इंटरनेट को कैसे पता कि फेसबुक खोलना है? उसका एक तरीका है इंटरनेट के पास। अब इंटरनेट के पास जो जो वेब पेजेस हैं उनका आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है। सर्वर्स, जिन सर्वर्स पे वो वेब पेजेस पड़े हुए हैं उनका आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है। ना कंप्यूटर क्या करता है, उसके पास ना एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है, फोन बुक पड़ी हुई है, जैसे लिस्ट पड़ी हुई है। उसमें वो देखता है कि इस डोमेन नेम, ये जो facebook.com है इसे हम डोमेन नेम कहते हैं, इस डोमेन नेम का क्या आईपी एड्रेस है। तो जैसे ही आप टाइप करते हो facebook.com, आपका जो इंटरनेट है वो चेक करता है facebook.com मतलब कौन सा आईपी एड्रेस, उसे मिल जाता है आईपी एड्रेस, वो वही वेब पेज लोड कर देता है आपके। ठीक है, तो डोमेन नेम सिस्टम क्या होगा, एक फोन बुक या एक डायरेक्टरी जैसे होगी जिसमें हर डोमेन नेम के साथ उसका आईपी एड्रेस अटैच्ड होगा। ठीक है, सो इट इज द फोन बुक ऑफ इंटरनेट। आप थोड़ी बार बार सारी साइट्स के आईपी एड्रेसेस याद रख सकते हो, आप तो याद रख नहीं सकते आईपी एड्रेसेस, है ना, और चीजें याद रखनी भी मुश्किल हो जाएंगी। तभी नाम दिए हुए हैं वेबसाइट्स को ताकि इजीली आप याद रख सको, राइट? So it is the phone book of internet. The domain name system is a naming database in which internet domain names are located and translated into IP addresses. ठीक है? The domain name system maps the name people use to locate a website to the IP address that a computer uses to locate a website. ठीक है? तो ये ट्रांसलेट कर देता है डोमेन नेम सिस्टम फ्रॉम डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, जो एक कंप्यूटर के लिए बेनिफिशियल है। Each device connected to the internet has a unique IP address which other machines use to find the device. ये तो हम देख चुके हैं। ठीक है, तो डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, ये जो डायरेक्टरी पड़ी होती है ना, ये फोन बुक जो पड़ी होती है, ये डीएनएस सर्वर्स पे पड़ी होती है। सो डीएनएस सर्वर्स एलिमिनेट द नीड फॉर ह्यूमंस टू मेमोराइज आईपी एड्रेसेस। जैसे ये आईपी एड्रेस मेमोराइज कर लिया या IPv6 एड्रेस मेमोराइज कर लिया, आपको वेबसाइट खोलने के लिए आईपी एड्रेस मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं है, आपने तो नाम से मेमोराइज करा हुआ है। ये डीएनएस सर्वर काम कर लेगा ये ट्रांसलेट करने का, कि आपने जो नाम टाइप करा यूआरएल में उसे आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करेगा और बात आगे बढ़ा देगा। क्लियर? चलो, अच्छा, ये जो डोमेन नेम सिस्टम्स होते हैं, ये डोमेन नेम सर्वर्स होते हैं ना, ये आईकैन इसे हैंडल करता है। आईकैन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये पता है क्या करता है? एक, आपको पता है आपने अगर अपनी वेबसाइट खोलनी है तो आपको आईकैन से डोमेन नेम लेना पड़ेगा। आपकी वेबसाइट का नाम क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? वेरी सिंपल, आपकी वेबसाइट का जो भी आप नाम रखना चाहते हो आपको उसके लिए डोमेन नेम लेना पड़ेगा। अब कई बार आप जो डोमेन नेम रखना चाहते हो वो अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नाम से वेबसाइट खोलना चाहते हो पर किसी और ने ऑलरेडी सेम नाम से वेबसाइट खोली हुई है, तो वो डोमेन नेम ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो आपको नया डोमेन नेम लेना पड़ेगा। तो डिफरेंट वेबसाइट्स को डोमेन नेम देना, डोमेन नेम से डोमेन नेम सिस्टम को मैनेज करना, डोमेन नेम को ट्रांसलेट करना इनटू आईपी एड्रेसेस थ्रू डीएनएस सर्वर्स, ये सारा काम करेगा आईकैन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। Now, it is a global multi-stakeholder organization that was created by US government and its Department of Commerce. ये ICANN जो थी ना पहले USA ने बनाई थी, बिकॉज इंटरनेट का आगाज ही USA में हुआ है। USA ने ही दुनिया को इंटरनेट दिया है, तो USA ही पहले कंट्रोल करता था डोमेन नेम सिस्टम्स वगैरह भी सारा कुछ। बाद में अभी 2016 अक्टूबर 1 2016 के बाद आपने आईकैन को यूएसए की ओनरशिप से हटा के अब एक मल्टी गवर्नमेंट मल्टी स्टेक होल्डर ओनरशिप में डाल दिया है। ठीक है, तो आईकैन को तभी हम मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब इट इज नो लॉन्गर अ यूएस ऑर्गेनाइजेशन। आईकैन करता क्या है? It coordinates the internet DNS, IP addresses and autonomous system numbers, which involves a continued management of these evolving systems and the protocols that underlie them. ठीक है? While ICANN began in the US government, it is now and continues to be an international community-driven organization independent of any one government. ये किसी एक गवर्नमेंट का नहीं है, मल्टी गवर्नमेंट है, मल्टी स्टेक होल्डर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? Their management of an interoperable internet covers 330 million domain names. इतने domain names already exist करते हैं, ठीक है? The allocation of more than 4 billion network addresses and the support of approximately 95 million DNS lookups every day. DNS lookups मतलब आप domain name टाइप करते हो तो आप lookup कर रहे हो ना, वो वेबसाइट खोल रहे हो, तो 95 million lookups होते हैं every day across 240 countries. Clear? अच्छा, ICANN की इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेट इंश्योर करता है ना, बिना डोमेन नेम सिस्टम और आईपी एड्रेसेस के इंटरनेट कैसे यूज करते हैं आपको तो आइडिया ही नहीं है।
आप विदाउट डोमेन नेम्स यूज ही नहीं कर सकते इंटरनेट। तो ऑपरेशनल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेट है। इट प्रमोट्स कंपटीशन आल्सो। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डोमेन नेम पे किसी ने मोनोपोली करी हुई है, ये सबके लिए ओपन है। जो पहले आएगा वो डोमेन नेम पे कब्जा करके वेबसाइट खोल सकता है, तो कंपटीशन भी है। प्लस ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। जब तक ये यूएसए के कंट्रोल में था तब ब्रॉड रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, बट अब सबकी रिप्रेजेंटेशन है सिंस अक्टूबर 1st 2016। ठीक है, बिफोर अक्टूबर 1st 2016 ICANN was under US government, but since then it is now under a multi stakeholder community. Now multi stakeholder का मतलब कौन कौन आ जाते हैं मल्टी स्टेकहोल्डर में? सिविल सोसाइटी ग्रुप्स आते हैं, गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेशंस आ जाती हैं, इंटरनेट कॉर्पोरेशंस, ये सारे मिल के ओन करते हैं। कम्युनिटी ओनरशिप है एक तरह से ICANN की। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इंटरनेट रिलेटेड हमारा काम अब खत्म हो चुका है। अब हम और चीजों पे करते हैं, ये कंप्यूटर और आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पे। हम सबसे पहली टेक्नोलॉजी करते हैं रोबोटिक्स। ठीक है, रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी, फिर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करेंगे, बिग डेटा, इमर्जिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। पूरी कंप्यूटर साइंस पढ़ने बैठेंगे तो इसकी तो 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, पर पीसीएस में आपको 4 साल की इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बेसिक इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। तो एक एक करके कंप्यूटर की फील्ड से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है रोबोटिक्स। ना रोबोटिक्स आपको पता ही है क्या है, मतलब सबने सुना होगा रोबोट्स के बारे में, राइट? पर रोबोटिक्स को थोड़ा ना एकेडमिकली स्टडी करते हैं। जो हमें वैसे मूवीज के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू नॉलेज है उसको हटा दो, एकेडमिकली स्टडी करते हैं। तो रोबोटिक्स एक साइंटिफिक फील्ड है। इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस। अब इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि रोबोटिक्स के फील्ड में डिफरेंट सब्जेक्ट्स, डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट एरियाज की कोलैबोरेशन डिमांडेड होती है। रोबोटिक्स में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी काम है ना, मोटर्स वगैरह चलानी है। रोबोटिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम है। रोबोटिक्स में इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग या आईटी का भी काम है। और रोबोटिक्स में कंप्यूटर साइंसेस का भी काम है। और बहुत सारी और फील्ड्स हैं जिनकी कोलैबोरेशन से रोबोटिक्स बनता है। एंड दैट इज व्हाई वी से कि रोबोटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच। ओके, रोबोटिक्स डील्स विद डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज फॉर देयर कंट्रोल, सेंसरी फीडबैक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है, क्योंकि रोबोटिक्स में कंप्यूटर भी लगा होगा तो कंप्यूटर साइंसेस भी है। अच्छा, कंप्यूटर लगा हुआ है तो कंप्यूटर का मेन काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, जो इनपुट आ रहा है उसे प्रोसेस करके आउटपुट निकालना, राइट? तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी है। सेंसरी फीडबैक मतलब इनपुट्स जो आ रहे हैं, जो एक रोबोट में सेंसर लगे होंगे उनके हिसाब से रिएक्ट करता है ना रोबोट, तो वो ठीक है। फिर उसको डिजाइन कैसे करना है, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसको लिम्स कौन से देने हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये एक तरह से फ्लो चार्ट हो गया आपका रोबोटिक्स का। रोबोट जो होता है वो एक मशीन है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, पर इंफॉर्मेशन उसके पास आती कहां से है? बिल्कुल ह्यूमंस का ही हिसाब ले लो। एक मान लो एक रोबोट भी ना, जैसे रोबोट्स ना हमें ह्यूमंस पे ही मॉडल करते हैं कि जैसे ह्यूमंस हैं, हम आर्टिफिशियल ह्यूमंस बना रहे हैं, उन्हें ही रोबोट कह रहे हैं। नो, रोबोट क्या करते हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं? ह्यूमंस के सेंसरी ऑर्गन्स हैं 5, आईज, नोज, ईयर्स, टंग, है ना, ये सारी चीजें हैं ह्यूमंस के। स्किन है आपके टच करने के लिए। तो ह्यूमंस के सेंसरी ऑर्गन्स जितने भी हैं उनसे ह्यूमंस को इनपुट आता है। उन इनपुट के बेसिस पे ह्यूमंस के अंदर फीलिंग्स होती हैं, दिमाग में प्रोसेसिंग चल रही होती है ना। इनपुट्स के बेसिस पे ही आपके दिमाग में थॉट आता है। आप कुछ देखते हो तो थॉट आता है, आप कुछ सुनते हो तो थॉट आता है। तो ये आपका दिमाग प्रोसेस कर रहा है और फिर उसी हिसाब से आप रिएक्ट करते हो। जैसे आप खड़े हो और आपको पीछे से शेर की आवाज आ जाए तो आप भागोगे ना, तो शेर की आवाज आई थ्रू योर सेंसरी ऑर्गन्स, है ना, कानों से, और इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके फीलिंग आई डर की, और आपके लिम्स ने दौड़ना शुरू कर दिया, हाथ पैरों ने भागना शुरू कर दिया, राइट? तो रोबोट भी कुछ ऐसा काम करता है। बस रोबोट किस इनपुट का क्या आउटपुट देगा वो रोबोट के अंदर आप प्रोग्रामिंग करते हो, राइट? तो रोबोट में जो इनपुट आता है ना वो आता है रोबोट के सेंसर से। ठीक है, तो सेंसर जैसे लगे हुए, जैसे विजुअल सेंसर्स होंगे, ऑडिटरी सेंसर्स होंगे, है ना, ऑल्फैक्टरी सेंसर्स होंगे, डिफरेंट सेंसर्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन आती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, और फिर कंप्यूटर प्रोग्राम जो डाला हुआ है आपने रोबोट में, कि जो डायरेक्शन देता है, जो कमांड देता है रोबोट को कि अगर ये सेंसरी, ये इनपुट आया तो ये आउटपुट निकालना है, वो चेक होता है, और फिर रोबोट रिएक्ट करता है। और वो रिएक्ट किसके थ्रू करता है? एक्चुएटर्स के थ्रू। तो एक्चुएटर्स के थ्रू आउटपुट निकलती है,
और सेंसर्स के थ्रू इनपुट आती है। क्लियर? मेक सेंस? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, आपको पता है एक ना साइंस फिक्शन राइटर हुए थे लिटरेचर की फील्ड में, मतलब राइटर थे, वो लिटरेरी राइटर थे, जिनका नाम था आइजैक एसिमोव। तो उन्होंने साइंस फिक्शन नॉवल वगैरह लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि फ्यूचर में रोबोट्स ही रूल करेंगे, रोबोट्स ही होंगे, मतलब रोबोट्स ह्यूमंस के साथ ही रह रहे होंगे। बट रोबोट्स पर तब से ना लोगों को ये डर पड़ा हुआ था कि कल को ऐसा ना हो जाए कि रोबोट्स इतने पावरफुल हो जाए कि वो ह्यूमंस को ही कंट्रोल करना शुरू कर दें, है ना। एंड ऑफ द वर्ल्ड, डूम्सडे वगैरह वाली प्रिडिक्शंस होती हैं कि रोबोट्स ही आपने इतने इंटेलिजेंट और पावरफुल बना दिए कि वो ह्यूमंस को हार्म करें, ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करें। तो उससे बचने के लिए ना रोबोटिक्स में एथिक्स की फील्ड इंट्रोड्यूस करी थी आइजैक एसिमोव ने। रोबोटिक्स ताकि सेफ हो ह्यूमंस के लिए और ह्यूमंस को हेल्प करे, ना कि ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करे फ्यूचर में। रोबोटिक्स की फील्ड ह्यूमंस को हेल्प के लिए बननी चाहिए, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। तो उसको इंश्योर करने के लिए आइजैक एसिमोव ने लॉज ऑफ रोबोटिक्स दिए थे। ये पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं। अब लॉज ऑफ रोबोटिक्स क्या दिया आइजैक एसिमोव ने? पहला लॉ क्या है? नॉट टू इंजर और अलाउ ह्यूमन बींग्स टू कम टू हार्म। तो एक रोबोट का कर्तव्य यह होना चाहिए कि वो किसी ह्यूमन को हार्म ना करे, और किसी ह्यूमन पे अगर हार्म होने वाला हो तो उस ह्यूमन की हेल्प करे। ठीक है। लॉ नंबर 2 क्या है? अ रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स एक्सेप्ट व्हेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फर्स्ट रूल। मतलब रोबोट को ह्यूमन के सारे ऑर्डर्स मानने चाहिए, एक्सेप्ट अगर रोबोट को ऑर्डर मिले कि आप किसी ह्यूमन को हार्म करो, तो फर्स्ट रूल वायलेट हो जाएगा ना। तो फर्स्ट रूल को वायलेट करे बगैर रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स। ठीक है। एंड थर्ड लॉ क्या है? इट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन एग्जिस्टेंस। रोबोट को खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट व्हेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद फर्स्ट एंड सेकंड रूल। मतलब रोबोट को तब तक खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए जब तक ये फर्स्ट और सेकंड रूल वायलेट नहीं हो रहे। मान लो रोबोट खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है ये सोच के कि मैं ह्यूमन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तो मैं प्रोटेक्ट हो जाऊंगा, तो वो फिर वायलेशन होगी फर्स्ट रूल की, राइट। तो ये सारे ना सीक्वेंस में होने चाहिए। थर्ड रूल इज कंटिंजेंट अपॉन सेकंड एंड फर्स्ट रूल, एंड सेकंड रूल इज कंटिंजेंट अपॉन फर्स्ट रूल। क्लियर? बस इतना आइडिया होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ल्ड फेमस रोबोट्स हैं, इनके बारे में भी ऐसे ट्रिवियल से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इनके बारे में नाम पता होने चाहिए बस इनके। ठीक है, नाम याद रखना। वर्ल्ड के कुछ फेमस रोबोट्स हैं, इंडिया के कुछ फेमस रोबोट्स हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक रोबोट है कीपॉन, ये टॉय रोबोट है, खेलने के लिए बनाया हुआ है। देन पैकबॉट है। पैकबॉट ना यूएस मिलिट्री के लिए यूज किया जाता है। पैकबॉट एक्चुअली सामान कैरी करता है। ठीक है, सामान को ऐसे पैक करके कैरी कर सकता है, तो ह्यूमंस को यूज नहीं करना पड़ेगा सामान कैरी करने के लिए। देन बिग डॉग एक रोबोट है विच इज यूज फॉर कैरिंग हेवी इक्विपमेंट। देन रोबोसेपियन। रोबोसेपियन एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। ह्यूमनॉइड मतलब ह्यूमन जैसे दिखने वाला रोबोट। ठीक है। देन होंडा ने एक बड़ा फेमस रोबोट बनाया था, असीमो। ठीक है, ये ह्यूमन साइज ये ह्यूमनॉइड रोबोट है। देन आइबो आया था, रोबो डॉग रोबोटिक डॉग बनाया था। देन ड्रोन्स तो हमें पता ही है, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान के भी कुछ एरिया में टेररिस्ट हाइडआउट्स पे हमला करने के लिए यूएसए ने ड्रोन्स यूज करे थे, और वो रोबोटिक ही थे। रिमोटली उन्हें कमांड दी जाती थी और वो डिस्ट्रक्शन कॉज करते थे। उन्हें प्रेडेटर ड्रोन्स कहा जाता था, यूज फॉर वॉरफेयर इन अफगानिस्तान। और बहुत सारे हैं। इंडिया के कुछ देख लेते हैं, इंडिया ने जो बनाए हैं। एक इंडिया ने रोबोट बनाया था दक्ष डीआरडीओ ने बनाया था। और इस दक्ष का काम पता है क्या था? जहां मान लो एक्सप्लोसिव बॉम्ब वगैरह लगाया हो किसी टेररिस्ट ने और वो बॉम्ब मिल जाए, अब उस बॉम्ब को ना डिफ्यूज करना है, तो ह्यूमंस डिफ्यूज करने जाते हैं तो रिस्क है, तो डीआरडीओ ने एक रोबोट बना दिया दक्ष जो जाके डिफ्यूज करेगा। क्लियर? फिर एक रोबोट बनाया था आईआरए, इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट। ये रिप्लाई करेगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एफएक्यूज होते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये उन्हें रिप्लाई करेगा। देन मित्र, लॉन्च ड्यूरिंग ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 बाय पीएम मोदी, ये रोबोट लॉन्च करा था। मानव एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। केम्पा एक रोबोट है जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, जिसका नाम है केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक रोबोट आपने बनाया हुआ है जो बोर्डिंग वगैरह में हेल्प करेगा, लगेज वगैरह में हेल्प करेगा। आप उसी के पास जाके बोर्डिंग वगैरह करवा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें। देन राडा है, एक मिनिएचर ह्यूमनॉइड है, एंड दैट्स इट। ठीक है, तो ये हो गए आपके रोबोटिक्स की फील्ड से आपको इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे पीसीएस में। ऑलराइट, और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अब सबसे ज्यादा टॉक्ड अबाउट फील्ड है। मतलब
इसने साइंस फिक्शन की तो सारी इमेजिनेशन कैप्चर करी हुई है, और सम पीपल से कि साइंस फिक्शन में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दिखाया हुआ है ना, वो शायद सच भी हो सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फेमस इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड नॉट साइंटिस्ट बट साइंस डेवलपर और बिजनेसमैन इलॉन मस्क, जो बड़े फेमस हैं टेस्ला के लिए और स्पेसएक्स के लिए, उन्होंने कहा हुआ है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी डेवलप हो जाएगी कि ह्यूमंस शुड फेयर फ्रॉम इट। ऑलराइट, तो हमें जानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इससे इतने डरने की क्या बात है। कई लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, हेल्पफुल है। तो है क्या ये चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो देखते हैं। It is the ability of machines to perform cognitive tasks like thinking, perceiving, learning, problem solving and decision making. देखो, अभी तक जो मशीन्स थी ना, उन मशीन्स को ना आप प्रोग्राम करते थे, आप उसमें कुछ कमांड्स वगैरह डालते थे जिनके बेसिस पे वो रिएक्ट करती थी। पर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स थोड़ी डिफरेंट होंगी। आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स खुद से सोच सकती हैं, खुद से लर्न कर सकती हैं, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करेंगी। देखो, जो एक कंप्यूटर होता है उसमें तो ना आपने प्रोग्राम डाले होते हैं, उसमें तो कमांड दी हुई है आपने, उस कमांड के बेसिस पे वो रिएक्ट करता है, ठीक है। बट मान लो अगर कंप्यूटर में लाइफ आ जाए, कंप्यूटर खुद के लिए सोचना शुरू कर दे, राइट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसे करने लग जाए। जैसे मशीन और ह्यूमंस में फर्क पता क्या है? मशीन्स कैन नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ह्यूमंस एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। मशीन्स में जैसा आप प्रोग्रामिंग डालोगे वो वैसा करेंगे, गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पर ह्यूमंस तो गलती कर करके सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं, देख के सीखते हैं। जो एक छोटा बच्चा होता है वो लैंग्वेज उसे सिखाई थोड़ी जाती है, बचपन से उसकी एबीसीडी की क्लास थोड़ी लगती है, वो बड़ों को देख देख के बोलना भी सीख जाता है, राइट। वो परसीव करता है, ह्यूमन लर्न करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है, डिसीजन मेक करता है, खुद से डिसीजन लेता है, ठीक है। एक जो मशीन होगी वो खुद से डिसीजन नहीं लेती, वो तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रही है। पर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन डिसीजन भी लेगी। एक तरह से आप ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हो, ह्यूमन ब्रेन की जगह मशीन्स काम करें, ये कोशिश कर रहे हो थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। दैट इज वाई सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन मिमिक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। तभी लोग इससे डर रहे हैं कि अगर मशीन ही खुद इंटेलिजेंट हो जाएंगी, दे कैन थिंक फॉर देमसेल्व्स, उनमें क्या कॉन्शियसनेस आ जाएगी? क्योंकि कॉन्शियसनेस तो सिर्फ लिविंग बीइंग्स का एक वो है, और ह्यूमंस का ही एक एरिया माना जाता है कि ह्यूमंस कॉन्शियस हैं। अगर मशीन्स में कॉन्शियसनेस आ जाए, कहीं वो हमसे नाराज होकर हम पे ही अटैक ना कर दे, जैसे मूवीज भी बनी हुई है, मैट्रिक्स, टर्मिनेटर वगैरह, राइट, वैसी सिचुएशन ना आ जाए। खैर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करने के लिए आपको मशीन में ना प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, मशीन लर्निंग की। प्रोग्रामिंग तो क्या मतलब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज मेड सक्सेसफुल थ्रू मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या है? कंप्यूटर सिस्टम्स दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स, मेक डिसीजंस विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब ह्यूमंस जैसे ही बिहेव करना या सोचना मशीन्स का विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन is called machine learning। तो machine learning is a field of artificial intelligence। अच्छा, ये machine learning जो टर्म है ना, ये कॉइन करा था, नाम याद रखना, आर्थर सैमुअल ने। आपने आइजैक एसिमोव का नाम याद रखना है, आपने आर्थर सैमुअल का नाम याद रखना है। ऑलराइट, चलो। अच्छा, मशीन लर्निंग करने के लिए एक मशीन को मशीन लर्निंग सिखाने के लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। तो उनमें से एक टूल है जिसका नाम है डीप लर्निंग। इट इज अ टेक्निक टू इंप्लीमेंट मशीन लर्निंग, ठीक है। तो अगर आपको किसी मशीन को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना है तो उसके लिए मशीन लर्निंग करनी पड़ेगी। मशीन लर्निंग करने के बहुत सारे टूल्स हैं, जिनमें से डीप लर्निंग एक टूल है। क्लियर? ठीक है। इट इज अ टेक्निक टू इंप्लीमेंट मशीन लर्निंग इन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स। दिस टेक्निक इज इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है, जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स काम करते हैं, जैसे ह्यूमन ब्रेन का ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, न्यूरॉन्स जैसे काम करते हैं ना, उसे वैसे ही आप मशीन में प्रोग्रामिंग करने की सोच रहे हो, मशीन बनाने की सोच रहे हो, ठीक है। आपको पता है जो कंप्यूटर साइंटिस्ट है ना, वो जो हमारे न्यूरॉन्स है, जो हमारी नर्व्स हैं, जिसके थ्रू हमारा सारा ये चलता है सिस्टम, उसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। अगर आपके हाथ पे कोई जोर के ऐसे पिंच करे तो आपको दर्द होता है, राइट, वो दर्द की फीलिंग आती है। वो कैसे आती है? आपको हाथ पे किसी ने पिंच करा, वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक गई और ब्रेन ने फिर उंगली को बोला कि हाथ पीछे कर,
राइट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है थ्रू अ सिस्टम ऑफ नेटवर्क, और ह्यूमन बॉडी में नेटवर्क दे रहे हैं नर्व्स, तो उसे हम न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो आप एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाते हो, और ये डीप लर्निंग के थ्रू बनाते हो, जिससे मशीन भी ह्यूमंस की तरह काम करने लग जाए। क्लियर? चलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी खत्म नहीं हुआ, और बात करते हैं उसके बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। एक तो इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, के वो काम जो अभी तक ह्यूमंस करते थे, वो काम अब रिप्लेस हो सकते हैं थ्रू मशीन्स। ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर्स के काम रिप्लेस हो जाए, लॉयर्स के काम रिप्लेस हो जाए, इंजीनियर्स के काम रिप्लेस हो जाए। राइट? क्लियर? एक तो ये हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है। दूसरा, असिस्ट कर सकते हैं ये लेबरर्स को। ठीक है, लेबर को रिप्लेस ना करे, बट लेबर को बेटर एफिशिएंटली काम करने के लिए असिस्ट करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल माइनिंग इंडस्ट्री है, वो किसी एरिया में माइनिंग करने जाते हैं, उससे पहले एक मशीन को भेज देते हैं। मशीन चेक करती है कि वहां का टेरेन कैसा है, ये सारी चीजें कैसी हैं, वहां पे क्लाइमेट कैसा है, और सारा कैलकुलेट कर देती है कि कितने टाइम में माइनिंग ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और आप कितना पैसा कमा लोगे। राइट? तो ये एक तरह से लेबर के ऑपरेशंस को ऑगमेंट कर सकता है, कैपिटल को ऑगमेंट कर सकता है, तो ये फायदा है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, अगर आप पैसे वाले हो, पैसे वाले फार्मर हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप सारे लेबरर्स हटा के एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन लगा सकते हो उसकी जगह। वो सॉइल को मेजर करेगा और प्रिसाइज इनपुट्स डालेगा, जितना पानी चाहिए उतना डालेगा, जितना फर्टिलाइजर चाहिए उतना डालेगा, प्रिसाइजली मेजर्ड चीजें डालेगा। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर होगा। बाकी हेल्थ केयर में यूज हो सकता है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में यूज हो सकता है, गवर्नेंस, नेशनल सिक्योरिटी, सर्वेलेंस, स्पाई करना किसी को, उस सब सारी चीजों में एआई यूज हो सकता है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली एआई को लेकर इंडिया में क्या डिबेट चल रही है। रिसेंटली ना नीति आयोग, पता ही होगा आपको, इट रिसेंटली केम अप विद अ पॉलिसी पेपर कॉल्ड नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ इस प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा था, दिस पेपर हाईलाइट्स द पोटेंशियल फॉर इंडिया टू बिकम एन एआई गराज और सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड फॉर 40% ऑफ द वर्ल्ड। 40% दुनिया की जो एआई रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसे इंडिया सॉल्व कर सकता है, इंडिया पे इतनी कैपेसिटी है, ये कहता है नीति आयोग। ठीक है, प्लस बहुत ज्यादा ये ह्यू एंड क्राई चल रहा था कि एआई जैसी आएगा जॉबलेसनेस हो जाएगी, एआई सबकी जॉब्स ले लेगा, जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, बट नीति आयोग कहता है कि डेफिनेटली एआई जॉब्स डिस्ट्रॉय तो करेगा, बट साथ साथ पैरेलली और जॉब्स भी क्रिएट करेगा। नीति आयोग सेड दैट एआई विल क्रिएट मोर जॉब्स देन इट विल डिस्ट्रॉय। तो ये इंडिया को इस पे काम करना चाहिए, बेटर चीज ही है। ठीक है, अब नीति आयोग ने ना 5 एरियाज आइडेंटिफाई करे जो एआई जहां पे हिंदुस्तान को यूज करना चाहिए। नीति आयोग आइडेंटिफाई 5 फोकस एरियाज फॉर एआई कि इंडिया को इन 5 एरियाज में एआई को लेके काम करना चाहिए। एक तो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मोबिलिटी। ठीक है जी, चलो, चैलेंजेस बिफोर डेवलपमेंट ऑफ एआई इन इंडिया। एक तो इंडिया के पास क्या चैलेंज है, जो नीति आयोग कह रहा है कि हम 40% वर्ल्ड के सॉल्यूशंस प्रोवाइडर या गैराज बन सकते हैं, वो बन तो सकते हैं, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस मीट होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग तो नीति आयोग से ये एग्री नहीं करते, वो नहीं कहते, वो मानते हैं कि इंडिया नहीं एआई में सक्सेसफुल हो सकता। क्यों कहते हैं वो ऐसा? क्योंकि वो बताते हैं कुछ चैलेंजेस हैं। एक, ह्यूमन रिसोर्सेज के चैलेंज है कि आपके पास इतने एआई प्रोफेशनल्स ही नहीं है, बहुत कम पीएचडी स्कॉलर्स हैं और बहुत कम एआई प्रोफेशनल्स डीप लर्निंग में ट्रेंड हैं। फिर एआई को चलने के लिए ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन को चलने के लिए ना बहुत सारे बल्क में डेटा चाहिए। राइट, बहुत बल्क में उसे डेटा चाहिए, उसे ही तो मैनिपुलेट करेगा। बट इंडिया में ना जो लोगों का डेटा है वो फॉरेन कंपनीज के पास है, अमेजॉन के पास है, चाइना के पास है। ठीक है, इंडियन कंपनीज इतनी बड़ी बड़ी है नहीं जिनके पास इंडियंस का डेटा हो। अब बिना डेटा के एआई अच्छे से डेवलप नहीं हो सकता। राइट, तो लैक ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी एंड प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट्स। देन एआई को इंटरनेट तो चाहिए होगा चलने के लिए, बट इंडिया की कई जगहें हैं जहां अभी भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है। राइट, प्लस सबसे बड़ा मुद्दा है ना, जिससे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एआई को डेवलप ही नहीं करना चाहिए, एआई को लाना ही नहीं चाहिए। अगर इंडिया के पास कैपेबिलिटी भी है ना एआई की, तो भी इंडिया को एआई नहीं लाना चाहिए। वो पता क्या है, लोग कहते हैं कि एआई के आने से एथिकल चैलेंजेस हो सकते हैं, सोशल डिसरप्शन हो सकती है। अब एथिकल चैलेंजेस क्या हैं? देयर आर वेरियस एथिकल चैलेंजेस इन्वॉल्वड इन डेवलपमेंट ऑफ एआई, जैसे एल्गोरिदम बायस। मतलब मैंने एआई बना दिया और उसको ना ऐसा प्रोग्राम कर दिया कि वो मतलब ना थोड़े
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन बना दी और उसको बोल दिया मेरी फैक्ट्री को ओवरसी करो और रिक्रूटमेंट करे मेरी फैक्ट्री में। पर मैंने उसके प्रोग्राम में ना ऐसा बायस डाल दिया कि वो ना कास्टिस्ट बायस रखे कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को ही हायर करे, राइट। तो मेरे ऊपर कोई कंट्रोल थोड़ी है, मैंने तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना दिया एक, उसमें बायसेस डाल दिया अपने कि इस रिलीजन के लोग नहीं डालने, ये नहीं करना। तो एल्गोरिदम का बायस हो सकता है कि कोई इंसान अपने आप को सर्व करने के लिए बना दे और एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन बना दे जिसका इंपैक्ट तो बहुत सारे लोगों पे होगा, पर वो पर्पस सर्व कर रहा है उस इंसान का जिसने उस मशीन को बनाया, राइट। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी एंड लीगल चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोट बना दिया और उस रोबोट ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर ही कर दिया। अब आप किसको पकड़ोगे, मुझे पकड़ोगे या रोबोट को पकड़ोगे? अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मुझे पकड़ोगे, बट मैंने ना रोबोट के अंदर ये लिखा नहीं था कि मर्डर करना है। मैंने तो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट बनाया था, उसने खुद ही सोचा, खुद ही परसीव करा, खुद ही ह्यूमंस की तरह उसके अंदर फीलिंग्स तो नहीं आई, ह्यूमंस की तरह उसने सोचा और डिसीजन लिया किसी का मर्डर करने का। मैंने तो उसे नहीं कहा था, पर उसने अपने हिसाब से सोच के, लर्न करके, सीख के, परसीव करके मर्डर कर दिया। अब आप एक मशीन को जेल में डालोगे, भाई मशीन तो क्या है, स्विच ऑफ करो मशीन बंद, या मुझे जेल में डालोगे, है ना। तो अकाउंटेबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं और इससे मर्डर भी ऐसे प्रोलिफरेट हो सकता है। मुझे पता चल गया कि यार मर्डर कर दूं किसी का या कुछ भी हार्म पहुंचा दूं, मुझे सजा तो होएगी नहीं, मशीन बंद कर देंगे, मेरी मशीन ले जाएंगे, ठीक है ले जाओ। तो ये इश्यूज है। प्लस एक सबसे बड़ा इशू ये है जिससे इलॉन मस्क वगैरह तो डरते ही हैं और पॉपुलर कल्चर में डर है कि कल को एआई इतना स्मार्ट ना हो जाए कि वो ह्यूमंस पे ही अटैक करना शुरू कर दे। अभी तो हम ना स्पेसिफिक पर्पसेस के एआई बना रहे हैं। जैसे एक एआई होगा जो लैंग्वेज सीख सके, एक एआई होगा जो नेचुरल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी वगैरह उसमें आपकी बात सुन सके और आपसे कम्युनिकेट कर सके, और कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ लैंग्वेज प्रोसेस करता है, ठीक है। बट एक ना फील्ड है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का मतलब एक मशीन एक तरह से कॉन्शियसनेस आ गई है उसमें, वो कॉन्शियस ही हो गया, ह्यूमंस की तरह ही सोचती है, नॉट जस्ट लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, हर चीज में ह्यूमंस की तरह सोचती है। उसे हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। और अगर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस डेवलप होगी तो एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन बन सकती है विच कैन पोज अ थ्रेट टू ह्यूमन काइंड। ये एक रिस्क है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है कि कल को टर्मिनेटर वाली चीज ना हो जाए जो टर्मिनेटर मूवी में हुआ था कि स्काईनेट इतना पावरफुल हो गया उन मशीन्स ने ह्यूमंस ही मार दिए, ठीक है। या मैट्रिक्स ना हो जाए कि वो मशीन ह्यूमंस को ही हार्वेस्ट करने लग गई। तो इसीलिए ये है। और लास्ट तो बहुत इजी है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एल्गोरिथम डेवलपमेंट, ये तो है ही है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए एथिकल चैलेंजेस। सोशल डिसरप्शन कैसे हो सकती है? कहते हैं कि एआई और ऑटोमेशन अगर आ गई तो बहुत ज्यादा जॉब लॉस होगा, बहुत ही ज्यादा जॉब लॉस होगा। इतनी जॉबलेसनेस जब आ जाती है ना, लोग कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, जब लोग खाली हो जाएंगे, जॉब्स नहीं होंगी, तो वो सोशली हार्मफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, दंगा फसाद वगैरह वगैरह इन सब में। तो सोशल स्ट्रक्चर रप्चर हो सकता है और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो रप्चर होगा ही होगा, क्लियर। तो ये एक प्रॉब्लम है, ऑलराइट। चलो, इसके साथ हमारा खत्म होता है एआई। पर अभी कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज और भी पड़ी हैं, जैसे हमने करना है बिग डेटा, हमने करना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह वगैरह। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स। फिर उसके बाद हम टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे, ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं बिग डेटा से। तो अब हम बात करते हैं बिग डेटा की, यानी कि बिग डेटा एनालिटिक्स। ना जैसा कि हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बात करी थी, जब हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी थी, तो हमने कहा था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, राइट। तो ये जो डिजिटल डेटा होता है, इसको एनालाइज करना, इसको मैनिपुलेट करना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ही फील्ड है। नाउ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेज में डेटा मैनेजमेंट जो होती है ना, उसके लिए एक स्पेसिफिक फील्ड बनी हुई है जिसको हम कहते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट। और वो प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है, नॉट प्रोग्रामिंग, मैटलैब उसके थ्रू करते हैं। नाउ डेटा को मैनेज करना, डेटा को स्ट्रक्चर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है। देखो, एक कंप्यूटर है, उसके पास बहुत सारा डेटा हो सकता है, पर वो उस डेटा को प्रॉपर टेबल्स में लगाए, प्रॉपर स्ट्रक्चर करे, तो ही हमारे लिए यूजफुल होता है। नाउ
अभी तक जब स्मॉल फॉर्म या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डेटा आ रहा था ना, तो हमारे कंप्यूटर्स के पास ना ऐसे टूल्स थे जिससे डेटाबेस मैनेजमेंट अच्छे से हो सकती है। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है और जैसे जैसे ये जो डेटा है ये बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे एआई आता जा रहा है, जैसे जैसे एप्लीकेशंस बढ़ती जा रही हैं इंटरनेट की, वैसे वैसे अब हमारे पास ना डेटा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है और बहुत डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वैरायटी से आ रहा है ना। इसके लिए आपको ना नए डेटाबेस मैनेजमेंट टूल्स चाहिए होते हैं। तो वो डेटाबेस एनालिटिक्स जिसमें डेटा बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है, बहुत ज्यादा वैरायटी का आ रहा है और बहुत ज्यादा वॉल्यूम में डेटा आ रहा है, उसे हम बिग डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो बिग डेटा एनालिटिक्स डील्स विद मैनिपुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा दैट इज हाई इन वेलोसिटी, हाई इन वैरायटी एंड हाई इन वॉल्यूम। अब हाई इन वेलोसिटी मतलब डेटा बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ना एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना देते हो जिसमें आप पूरे शहर के ट्रैफिक लाइट्स मैनेज करोगे। और ट्रैफिक लाइट्स आप पता है कैसे मैनेज करोगे? ट्रैफिक के हिसाब से। तो आपने ट्रैफिक लाइट्स के सामने कैमरास भी लगाए हुए हैं, तो उन कैमरास में अगर दिखता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो आप लाइट ग्रीन कर देते हो, अगर आपको बहुत कम लगता है ट्रैफिक तो आप रेड रखते हो, मतलब उसी हिसाब से मैनेज करते हो ना। ट्रैफिक जो डेटा है ना वो बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, ट्रैफिक तो जल्दी जल्दी आता जा रहा है। और ये जो ट्रैफिक रिलेटेड ये जो विजुअल डेटा है, कैमरे में जो वीडियोस आपके पास आ रही हैं, ये रियल टाइम में आ रही हैं और जल्दी जल्दी आई जा रही हैं। मतलब एक गाड़ी जो 2 सेकंड पहले यहां थी अब 2 सेकंड बाद यहां होगी, तो डेटा जल्दी जल्दी चेंज होता जा रहा है। तो डेटा की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, डेटा की वैरायटी भी ज्यादा हो सकती है। मान लो आप ना सिर्फ ये तो मैंने ट्रैफिक लाइट्स का एग्जांपल दिया जिसमें विजुअल डेटा, पिक्चर्स या वीडियोस यूज हो सकती हैं। कई बार आपको टेक्सचुअल डेटा भी आता है, कई बार आपको वॉइस नोट्स भी आते हैं, राइट। तो वैरायटी ऑफ डेटा का मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा। विजुअल डेटा हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती है, जेपीजी फाइल हो सकती है, ऑडियो फाइल हो सकती है, टेक्सचुअल फाइल हो सकती है। ये डिफरेंट वैरायटी है ना। कई बार डिफरेंट वैरायटी का डेटा आता है, आपको उसे भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। और वॉल्यूम का मतलब है कि बहुत ज्यादा डेटा आ गया। तो जब हाई वेलोसिटी का डेटा होता है, डिफरेंट वैरायटी का डेटा होता है और बहुत ज्यादा डेटा होता है ना, तो कन्वेंशनल डेटाबेस मैनेजमेंट के टूल्स काम नहीं करते। उसके लिए आपको नए डेटा के टूल्स, डेटा मैनेजमेंट टूल्स बनाने पड़ते हैं, राइट। तो वो जो नए डेटा मैनेजमेंट टूल्स हैं जो हाई वेलोसिटी, हाई वैरायटी और हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को मैनेज करते हैं, उसे हम बिग डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। दैट्स व्हाई द वर्ड बिग डेटा। नाउ बिग डेटा आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। आने वाले टाइम में तो नहीं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि डेटा के एनालिटिक्स और डेटा की मैनेजमेंट एक इमर्जिंग फील्ड है और बहुत बड़ी फील्ड है। जैसा कि आप जानते हो, आजकल कहते हैं ना, डेटा इज द न्यू करेंसी इन दिस वर्ल्ड। डेटा बहुत बल्क की क्वांटिटी में यूज हो रहा है। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो बल्क में डेटा इकट्ठा कर रही हैं। Amazon के पास आपका शॉपिंग हिस्ट्री पड़ी हुई है, बल्क में पड़ी हुई है। Amazon के पास आपकी लाइक्स एंड प्रेफरेंसेस बल्क में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो Amazon को, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस को, फेसबुक को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को और बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सबको बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज करना पड़ता है। तो ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और बहुत बेटर होगी। इमर्जिंग का मतलब ये नहीं आने वाली है, आ चुकी है पर बेटर होती जा रही है, राइट। तो बिग डेटा के बारे में और देख लेते हैं। बिग डेटा involves high volume, high variety and high velocity of information processing that will enable enhanced insights into decision making and process automation, ठीक है। तो यही बिग डेटा का मतलब है। नाउ एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं बिग डेटा की? एक तो गवर्नेंस में एप्लीकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ये आरोग्य सेतु ऐप बनाई, ठीक है। अब गवर्नमेंट चाहती है कि ये आरोग्य सेतु ऐप से के थ्रू ना, अभी तो कोरोना की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ना, धीरे धीरे गवर्नमेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन लेना चाहेगी सबकी, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ना सबकी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन भी लेना चाहती है। तो गवर्नमेंट के पास जीएसटी का डेटाबेस है, गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स का डेटाबेस है, गवर्नमेंट के पास हेल्थ का डेटाबेस है आरोग्य सेतु में, और गवर्नमेंट के पास बहुत सारी चीजों का डेटाबेस है। गवर्नमेंट इन सारे डेटाबेसेस को कंबाइन करके कुछ यूजफुल इंफरेंसेस ड्रॉ करना चाहती है पॉपुलेशन के बारे में, कि पॉपुलेशन की क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या जो बहुत अनहेल्दी लोग हैं उनकी डिजिटल वर्ल्ड में प्रेजेंस क्या है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। क्या अनहेल्दी लोग ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट इन्फ्रेंस ड्रॉ करना चाहती है। तो इतना सारा बल्क में डेटा, देखो आरोग्य सेतु का डेटा हो गया,
जीएसटी का डेटा हो गया, इनकम टैक्स का डेटा हो गया, और बहुत सारा। मान लो अब गवर्नमेंट सोचती है हम सोशल मीडिया का भी डेटा उठा लेंगे। तो इतने सारे डेटा को मैनेज करना और उससे पॉपुलेशन की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को पहचानना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है गवर्नमेंट के लिए अपनी गवर्नेंस बेटर करने के लिए। अगर गवर्नमेंट इन सारे डेटा सेट्स को यूजफुली इंटरप्रेट कर सके और यूजफुली यूज कर ले पॉपुलेशन के लाइफ इजी करने में, तो इससे गवर्नेंस बेटर हो सकती है। ऑलराइट, सो इट विल एनहांस डेटा ड्रिवन गवर्नेंस फॉर टारगेटेड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड बेटर कम्युनिकेशन ऑफ सिटीजंस डिमांड्स टू द अथॉरिटीज। ठीक है, फिर हेल्थ केयर में यूज हो सकता है, जैसे आरोग्य सेतु का डेटा है और बहुत सारे जो डेटा है उसे आप एपिडेमिक कंट्रोल में यूज कर रहे हो कि एपिडेमिक कैसा कैसा फैलता जा रहा है, ये कोरोना वायरस पैंडेमिक कैसा कैसा फैलता जा रहा है। ठीक है, प्लस आपके पास अगर पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी पॉपुलेशन है उनका जेनेटिक डेटा भी है, तो आप उससे ये भी पता लगा सकते हो कि कौन से डीएनए वाले लोगों को कितना ज्यादा इफेक्ट हो रहा है कोरोना वायरस का। तो आपके पास जेनेटिक डेटा भी है जो बहुत बल्क में होता है, आपके पास ये आरोग्य सेतु का भी डेटा है, आपके पास और बहुत सारे डेटा है। राइट, इन सब बड़े डेटा को मैनेज करने के लिए बिग डेटा चाहिए होता है, इससे हेल्थ केयर मैनेजमेंट बेटर होती है। राइट, एक बिग डेटा का एग्जांपल तो चल भी रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने भी ह्यूमंस हैं उनका डीएनए मैप करना है आपने। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का फायदा फिर पता क्या है कि हम ना जीन्स को अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन से जीन की वजह से कौन सी प्रॉब्लम होती है, कौन से जीन अभी तो ना मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि कौन से जीन की वजह से आई का कलर क्या होता है, कौन से जीन की वजह से हाइट डिटरमिन होती है, कौन से जीन की वजह से मेटाबॉलिज्म डिटरमिन होता है, पर कौन से जीन की वजह से पार्किंसन डिजीज की वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, कौन से जीन की वजह से हेमोफीलिया की वल्नरेबिलिटी बढ़ती है। ये सारी चीजें ना जेनेटिक डिजीज कंट्रोल में बहुत काम आ सकती हैं। राइट, फिर स्पोर्ट्स साइंस एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एथलेटिक परफॉर्मेंस, ये तो यूज होता ही है। आपको ध्यान होगा कि अभी भी आप अगर मैच वगैरह देखते हो तो आप देखते हो ना कि कई बार दिखा देते हैं कि विराट कोहली के स्ट्रेंथ वाले एरियाज ऑफ साइड में ये ज्यादा आउट नहीं होते, लेग साइड में आउट हो जाते हैं, ऐसे कुछ स्टैट्स नहीं दिखाते। ये बिग डेटा एनालिटिक्स से ही बनाते हैं ये स्टैट्स कि कितने परसेंटेज यहां पे इधर बॉल पिच हो तो ये चौका मारते हैं। ये एथलेटिक परफॉर्मेंस के लिए भी यूज होता है और ये यूज मतलब जैसे कंज्यूमर एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा होता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी एप्लीकेशन है बिग डेटा की वो तो ये है कि हमारे कंट्री की सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्पाई नेटवर्क्स इसे बहुत अच्छे से यूज करते हैं पॉपुलेशन पे स्पाई करने के लिए। ठीक है, ये है। ऑलराइट, और बहुत सारे छोटे छोटे बिग डेटा के एप्लीकेशंस हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज हो सकता है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में यूज हो सकता है। यू हैव टू नो व्हाट लॉजिस्टिक्स आर। हमारे कंट्री का ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर पूरे कंट्री के ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का डेटा आपके पास हो और उसे आप अच्छे से मैनेज कर सको तो आप इसे बेटर कर सकते हो लॉजिस्टिक्स को। ठीक है, प्लस डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड साइबर फिजिकल सिस्टम्स। अच्छा, साइबर फिजिकल सिस्टम्स हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी कहते हैं। अच्छा, एआई बिना बिग डेटा के डेवलप ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन होगी उसे डेटा तो चाहिए होगा कुछ करने के लिए, और वो जो डेटा उसके पास आएगा वो हाई वॉल्यूम, हाई वेराइटी और हाई वेलोसिटी का आएगा। नाउ अगर ये एआई मशीन इस डेटा को अच्छे से मैनेज ही नहीं कर पाएगी तो एआई काम ही नहीं कर पाएगा। तो एआई बनता ही बिग डेटा के ऊपर है। बिना बिग डेटा के, बिना बिग डेटा एनालिटिक्स के आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन इंटेलिजेंट ही नहीं हो सकती। राइट, और एआई और बिग डेटा का कंबाइंड जो एप्लीकेशन है वो स्मार्ट सिटीज है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, एआई और बिग डेटा कहते हैं स्मार्ट सिटीज में आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा यूज हो सकते हैं। नाउ इंडिया स्पेसिफिक बिग डेटा सेट्स, ये नीचे मैंने क्या लाइन दी हुई है, ये है कि इंडिया में कौन से गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े डेटा सेट्स पड़े हुए हैं। जैसे जीएसटी नेटवर्क है, उसमें सारा जीएसटी के जितनी भी कंपनीज हैं, फर्म्स हैं जो जीएसटी पे करते हैं उनका सारी इंफॉर्मेशन है। देन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो है। आरोग्य सेतु ऐप है जो अब मेडिकल डेटा भी इकट्ठा कर रहा है। राइट, तो ये तीन मेजर बड़े डेटा सेट्स है। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया है। क्लियर? अच्छा, चैलेंजेस क्या है बिग डेटा इन इंडिया के लिए, मतलब बिग डेटा इंडिया में इतना अच्छे से डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, इसके चैलेंजेस क्या हैं? एक, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी डेटा सेट्स। पहली बात तो हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं
उनका डेटा ज्यादातर फॉरेन कंपनीज के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इतना नहीं है। Amazon के पास है बहुत ज्यादा डेटा आपके बारे में, फेसबुक के पास है इंडियन सिटीजन्स के बारे में ज्यादा डेटा एज कंपेयर टू गवर्नमेंट। तो इंडियन एंटिटीज के पास गुड क्वालिटी डेटा सेट्स नहीं है जिससे वो यूजफुल इन्फ्रेंसेस या जिन पे वो बिग डेटा एनालिटिक्स लगा सके, ठीक है। प्लस सेकेंड चैलेंज, हम ये हर जगह यूज हो जाता है वैसे, ये जो सेकंड पॉइंट है ये एआई वगैरह हर जगह यूज कर सकते हो। लैक ऑफ गुड ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब बिग डेटा एनालिटिक्स करने के लिए आपके पास क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होने चाहिए, उसकी कमी है हमारे कंट्री में, ठीक है। फिर डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स हैं, अगर आप सारे सिटीजन्स का डेटा उठा रहे हो तो सिटीजन्स प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी वो कर सकते हैं कि हमारा राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है। प्लस कहते हैं कि बिग डेटा एनालिटिक्स को डेवलप करने की आड़ में आप राइट टू प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हो लोगों का, तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड लास्ट चैलेंज इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। देखो अभी हमने बात करी थी ना जीएसटीएन, ईपीएफओ, आरोग्य सेतु, ये डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर है, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंडर है। अब इन तीनों या इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन होनी चाहिए, तभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन ड्रॉ यूजफुल इन्फ्रेंसेस फ्रॉम दीज बिग डेटा सेट्स। ऑलराइट, तो एक तो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, प्लस एक गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस और अकेडमिया यानी कि रिसर्चर्स के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट और रिसर्चर्स जो कंप्यूटर साइंस के रिसर्चर्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी बिग डेटा अच्छे से डेवलप होगा। ऑलराइट, तो ये हो जाता है आपका बिग डेटा। आगे हम आ जाते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम साइबर फिजिकल सिस्टम्स भी कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, बट ये टेक्नोलॉजी आपको अपने आसपास दिख भी रही होगी। आपने अपने घर में, जैसे कई लोगों के घर में एलेक्सा होगा, ठीक है, कई लोगों के घर में ऐसी अप्लायंसेज हैं जो अब इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। आपने देखा होगा एसी भी कई बार ऐप से चल जाता है, फ्रिज ऐप से मॉनिटर हो रहा है, वॉशिंग मशीन ऐप से चल रही होगी, गाड़ी कई बार, ये जो मॉरिस गराज की गाड़ियां हैं, ये जो इंटरनेट एनेबल्ड गाड़ियां हैं, ये लोग अब आपके ऐप से चल रही होंगी, फोन से चल रही होंगी, राइट। तो अगर आपका एसी ऐप से चल रहा है, दैट मीन्स आप इंटरनेट के थ्रू अपने फोन में कमांड दे रहे हो एसी के ऑन ऑफ या टेम्परेचर चेंज करने की। दैट मीन्स आपका एसी भी इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, राइट। और कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती है उसका आईपी एड्रेस होता है, तो एसी का भी आईपी एड्रेस है, ठीक है। ऐसे ही जितनी भी और चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं जो कभी इंटरनेट से कनेक्ट होने की हम सोच भी नहीं सकते थे, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, कॉफी मेकर, गाड़ी वगैरह वगैरह, फैन, है ना, ये सारी आज के जमाने में एसी इंटरनेट से कनेक्टेड होती जा रही हैं। इसी को ही हम कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स या साइबर फिजिकल सिस्टम्स, ठीक है। आज की दुनिया में ये पॉसिबल है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि फोन में आपने कुछ ऐसे ऐप चलाई और आपकी गाड़ी दूर खड़ी है और वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो गाड़ी आपकी कनेक्टेड है, गाड़ी का आईपी एड्रेस है। मेक सेंस। तो पहले सिर्फ ना मोबाइल फोन, आईपैड, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, यही इंटरनेट से कनेक्टेड होते थे और इन्हीं के आईपी एड्रेस होते थे। पर अब बाकी चीजें भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती हैं, और इसीलिए हमने नाम दिया इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थिंग्स, बाकी चीजें जो कभी इंटरनेट से कनेक्टेड हो ही नहीं सकती थी। क्लियर। फ्रिज वगैरह सारा कुछ चल सकता है। एक ऐसा सिनारियो हो सकता है, आप इमेजिन करो कि लेट्स सपोज आप ना घर जा रहे हो, एक लंबा सा रोड ट्रिप मार के आप घर आ रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि जैसे ही आप घर पहुंचो ना, तो गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो आपका एसी वगैरह ऑलरेडी चला हो, फ्रिज, माइक्रोवेव में खाना ऑलरेडी गर्म हो, कि आप आओ, खाना उठाओ और ठंडे ठंडे एनवायरमेंट में खाना खाओ, राइट नाउ। अब आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपकी गाड़ी ना जैसे ही आपके घर से 2 किलोमीटर दूर होगी, वो सेंसर के थ्रू आपके घर को डायरेक्शन दे देगी कि मैं 2 किलोमीटर में पहुंचने वाला हूं घर। आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपकी गाड़ी ने बस कम्युनिकेट कर दिया आपके घर में, घर के सेंसर पे, कि ये इंसान 2 किलोमीटर दूर है। उसी टाइम आपके घर में क्या होगा, एक कमांड जारी होगी आपके एसी को, एसी ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा, माइक्रोवेव ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा, गीजर भी चल पड़ेगा अगर आप चाहते हो। कि गीजर तो नहीं, वैसे गर्मियों के दिन है तो गीजर क्यों, बट यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ठीक है ना। तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपकी गाड़ी 2 किलोमीटर दूर है, जीपीएस से पता चल गया 10 मिनट लगेंगे, उससे पहले ही घर में ऑटोमेटिकली एसी वगैरह चल गया। दैट मीन्स एसी, माइक्रोवेव और सारी अप्लायंसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है और वो आपकी गाड़ी के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं।
गाड़ी के जीपीएस के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। इसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, राइट। चलो आगे देखते हैं इसे। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब्स द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स that are embedded with sensors, software and other technologies for the purpose of connecting and exchanging data with other devices and systems over the internet, है ना। अब तो टीवी भी इंटरनेट enabled है। Definition of Internet of Things has evolved due to convergence of multiple technologies। अच्छा, ये जो Internet of Things साइंस की फील्ड है, इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। जैसे बिग डेटा यूज हो सकता है, इसमें रियल टाइम एनालिटिक्स यूज हो सकते हैं, एआई भी यूज हो सकता है, मशीन लर्निंग, सेंसर्स, कमोडिटी सेंसर्स मतलब चीजों के सेंसर्स, के वॉशिंग मशीन में सेंसर लगा हुआ है कि जैसे ही आप वॉशिंग मशीन के पास जाओगे या आपका मोबाइल फोन वॉशिंग मशीन के जैसे ही पास जाएगा, वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी, राइट। एम्बेडेड सिस्टम्स, तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के कन्वर्जेंस पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनता है, राइट। इन द कंज्यूमर मार्केट आईओटी टेक्नोलॉजी इज मोस्ट सिनोनिमस विद प्रोडक्ट्स पर्टेनिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट होम। जैसे अभी आपने एड भी देखी होगी कि कई बारी अमेजॉन का एलेक्सा है, उस पे दिखाता है एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट्स, ऐसे आप कमांड दो और लाइट जल जाती है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपने अलेक्सा को कमांड दी, अलेक्सा ने आपकी कमांड सुनी और अलेक्सा ने फिर क्या करा, लाइट्स जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है उसे कमांड दी कि जल जाओ, राइट। तो लाइट्स जो लाइट है, ट्यूब लाइट है, वो भी स्मार्ट लाइट होगी, अब इंटरनेट से कनेक्टेड है और उसे आप कमांड पे चला सकते हो, राइट। तो लाइट का भी आईपी एड्रेस है, दैट मींस लाइट अ थिंग इज ऑन इंटरनेट। तो ये स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, इंक्लूडिंग डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस सच एज लाइटिंग फिक्सचर, थर्मोस्टैट, होम सिक्योरिटी सिस्टम, कैमरा वगैरह दैट सपोर्ट वन और मोर कॉमन इकोसिस्टम एंड कैन बी कंट्रोल्ड वाया डिवाइसेस एसोसिएटेड विद दैट इकोसिस्टम। मतलब आप अपने फोन से घर की सारी अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि घर की सारी अप्लायंसेस आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। आप ये तो है ही है, एलेक्सा टर्न ऑन द म्यूजिक, वो चल जाएगा, क्लियर। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टेक्नोलॉजी है। अब आईओटी की एप्लीकेशन सिर्फ घर में ही नहीं है, घर में जो आईओटी की एप्लीकेशंस है ना, उन्हें तो हम कंज्यूमर एप्लीकेशंस कहते हैं, पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस है। जैसे स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स आपने लगा दी, ठीक है, तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का वो है। मेडिकल एंड हेल्थ केयर, नॉट एंड, मेडिकल एंड हेल्थ केयर एप्लीकेशंस यूज हो सकती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई बीपी का पेशेंट है और बीपी उसका मॉनिटर करना जरूरी है, तो आपने उसके अराउंड एक वॉच बांधी हुई है, जैसे ही मेरा बीपी बढ़ेगा मेरी वॉच को पता चल जाएगा, मेरी वॉच मेरे डॉक्टर के फोन पे अलर्ट जारी कर देगा कि इस इंसान का बीपी जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। तो वॉच और फोन इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो मेडिकल एंड हेल्थ केयर एप्लीकेशंस है। ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो सकता है, स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल, व्हीकल फ्लीट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ड्राइवरलेस कार्स, गाड़ियां अब इंटरनेट के थ्रू, जीपीएस के थ्रू और ये सारी चीजों के थ्रू, ड्राइवरलेस कार्स भी एक एप्लीकेशन है। अच्छा, ऐसी एप्लीकेशंस का मिलिट्री में भी यूज हो सकता है, इंडस्ट्री में भी यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है, स्पेशली फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो हमने एआई में करा है, ठीक है। प्लस एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, एनर्जी मैनेजमेंट, ये हर जगह ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। तभी IPv6 लाना पड़ा। अब समझ रहे हो, IPv4 जब तक था तब तक तो ये थॉट प्रोसेस था कि सिर्फ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे इंटरनेट पे, बट अब चीजें भी कनेक्ट हो रही हैं और कोई भी चीज जिसे इंटरनेट पे कनेक्ट होना है उसे आईपी एड्रेस चाहिए होता है, राइट। तो अब चीजें भी कनेक्ट हो रही हैं, नंबर ऑफ डिवाइसेस दैट रिक्वायर आईपी एड्रेसेस हैव इंक्रीज, हैव मल्टीप्लाइड मेनी फोल्ड, एंड दैट इज व्हाई यू रिक्वायर्ड IPv6 128 बिट एड्रेस स्पेस, ताकि IoT पॉसिबल हो सके, साइबर फिजिकल सिस्टम्स पॉसिबल हो सके, ऑलराइट। अच्छा, क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म, प्रॉब्लम्स एंड कंट्रोवर्सी क्या है। एक प्लेटफॉर्म फ्रैगमेंटेशन है। प्लेटफॉर्म फ्रैगमेंटेशन मतलब पता है क्या, ये टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, ये साइंटिस्ट के लिए चैलेंज है। चैलेंज पता है क्या है, डिफरेंट डिवाइसेस हैं, वो डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पे चलती हैं। कुछ डिवाइसेस ब्लूटूथ से चलती हैं, कुछ डिवाइसेस वाईफाई से चलती हैं, कुछ डिफरेंट डिवाइसेस हैं, ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स पे चलती हैं, ठीक है। डिफरेंट कम्युनिकेशन के इसमें चिप है, डिफरेंट इनके मैक एड्रेस है, डिफरेंट नेटवर्क इंटरफेस है। तो इन सबको इंटरनेट पे एक साथ कम्युनिकेट करवाना बहुत बड़ा चैलेंज है। चीजों को एक साथ कम्युनिकेट करवाना बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, क्लियर। तो एक ये साइंटिफिक चैलेंज है, दूसरा प्राइवेसी का चैलेंज है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप एलेक्सा को अपने घर में रख रहे हो ना, तो आप बस अपनी प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। एलेक्सा में क्या लगा हुआ है, माइक, और वो माइक, एलेक्सा में एक तो माइक लगा हुआ है, हाँ माइक लगा हुआ है,
तो अलेक्सा आपकी वॉइस कमांड सुनता है और फिर रिस्पॉन्ड करता है। तो एक तरह से अलेक्सा आपकी कमांड सुन सकता है। कोई भी इंसान रिमोटली आपके अलेक्सा को हैक करके आपके घर में सारी वॉइसेस सुन सकता है, ठीक है ना। प्लस मेरे ख्याल से Amazon तो सुन ही रहा होगा, Amazon सारी चीजें सारी बातें आपकी सुन रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि आप एकदम से क्या करो, आपके घर में अलेक्सा और अलेक्सा के पास आप बात कर रहे हो कि यार मुझे ना नए शूज लेने हैं, ठीक है, नाइकी के नए शूज लेने हैं, बड़े आप बातें कर रहे हो, नाइकी के शूज बातें कर रहे हो जैसे ऐसी अपने फ्रेंड से, और एकदम से आपके फोन में Amazon की एड आने लग जाएगी, यू वांट टू बाय शूज। ऐसा होता है, किसी ने फेस किया है ना। वो इसलिए हो रहा है बिकॉज Amazon आप पे सर्वेलेंस कर पा रहा है, आपके प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म है। प्लस एक साइंटिफिक चैलेंज और है, डेटा स्टोरेज। इतना सारा जो डेटा जनरेट होगा उसे स्टोर करना बड़ा मुश्किल है, और उसी के लिए आपको चाहिए बिग डेटा एनालिटिक्स। अब आप समझ रहे हो कि एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बिग डेटा एनालिटिक्स इंटरकनेक्टेड है। आईओटी सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर बिग डेटा एनालिटिक्स ना हो। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्सेसफुल नहीं हो सकता अगर बिग डेटा एनालिटिक्स ना हो। मेक सेंस। तो डेटा स्टोरेज एक चैनल है। देन साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स है कि अगर आपकी सारी चीजें इंटरनेट पे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेट पे कोई भी चीज हो वो हैक हो सकती है। अगर आपका सारा घर इंटरनेट पे है ना तो कोई भी इंसान आपका सारा घर कंट्रोल कर सकता है बाय हैकिंग इनटू योर सिस्टम। तो ये साइबर सिक्योरिटी कंसर्न है। प्लस एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंपैक्ट है। ये थोड़ा छोटा सा कारण है पर नॉनदलेस कारण है। देखो, आपको अगर स्मार्ट डिवाइसेस बनाने हैं, स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एसी, स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट माइक्रोवेव ओवन, तो इनमें ना आपको ये माइक्रो प्रोसेसर चिप्स लगानी पड़ेंगी, राइट। इंटरनेट से एनेबल होने के लिए स्मार्ट अगर इन्हें बनाना है, कंप्यूटर की तरह बनाना है, तो माइक्रो प्रोसेसर चिप्स लगानी पड़ेगी, सिलिकॉन चिप्स लगानी पड़ेगी ना। इतनी सारी सिलिकॉन चिप्स आप लगाओगे वो ऑटोमेटिकली तो डिस्पोज ऑफ होंगी नहीं, वो एनवायरमेंट ही पोल्यूट करेंगे। इतना सारा सिलिकॉन मटेरियल एनवायरमेंट में जाता जा रहा है, ठीक है। तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है, ये वेस्ट वगैरह बहुत जनरेट होगा और वगैरह वगैरह, ये क्रिटिसिज्म वगैरह पूछ सकते हैं आपसे। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, और ये आप सब ने फील करा होगा। ऑगमेंटेड रियलिटी मतलब रियलिटी को कंप्यूटर ग्राफिक्स के साथ आपने ऑगमेंट कर दिया, यानी कि ऐड कर दिया। इस पिक्चर में देखो, आप सामने आपने फोन का कैमरा खोला और फोन के कैमरे में सामने की इमेज आ रही है, बट सामने की इमेज में ये कंप्यूटर ग्राफिक्स आ रहे हैं कि ये चीज है, ये कॉफी शॉप है, ये रेस्टोरेंट है, ये वॉच शॉप है, राइट। आपको इंफॉर्मेशन आ रही है। आप कोई चीज जो देख रहे हो, रियल चीज देख रहे हो, उसमें कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन और ऐड करी हुई है, राइट। इसे ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। जैसे आपके वो वर्चुअल रियलिटी वाले हेडसेट्स होंगे, वो पहन के आप ऐसा लगता है ना कि जैसे मून पे बैठे हुए हो, ऐसे है ना हेडसेट्स वगैरह। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी, और उसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है, स्पेशली टीचिंग वगैरह में एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ये नीचे की इमेज में आप देख सकते हो, आप बच्चों को ह्यूमन बॉडी पढ़ा रहे हो, तो एकदम से आप रियल एनवायरनमेंट में एक वो बना देते हो, ह्यूमन बना देते हो, मसल समझाने हैं ह्यूमन के, तो वो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो वगैरह, ठीक है। तो इसे ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं, और इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ये पढ़ लेते हैं और फिर इसकी एप्लीकेशंस देख लेंगे। इट इज एन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट वेयर ऑब्जेक्ट्स दैट रिजाइड इन द रियल वर्ल्ड आर ऑगमेंटेड बाय कंप्यूटर generated perceptual information which you can perceive. These computer generated perceptual information can be across multiple sensory modalities. जैसे कि यहां पे तो आपको विजुअल इमेजेस दिख रही है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये कैमरा खोला और जैसे ही आपने यहां पे टैप करा, ये वॉच शॉप वाले एरिया पे टैप करा, आपको घड़ी की आवाज आने लग जाएगी आपके फोन से, यहां कॉफी की आवाज आने लग जाएगी या कॉफी की स्मेल भी आ सकती है, ठीक है। तो ये सिर्फ विजुअल मीडियम में आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा, डिफरेंट सेंसरी ऑर्गन्स में कर रहा है। आपको दिखा भी सकता है इमेजेस एक्स्ट्रा, ओवर रियलिटी, ऑगमेंटेड विद रियलिटी। ऑडिटरी एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि आपको आवाज आने लग जाए। ऑल फैक्टरी मतलब स्मेल वाला एक्सपीरियंस भी हो सकता है, राइट। तो ये सारी सेंसरी ऑर्गन्स को आपके अपील कर सकता है ये ऑगमेंटेड रियलिटी। नाउ इसकी पॉसिबल एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? देखो, आर्कियोलॉजी में बहुत यूज हो सकता है। हिस्टोरियंस वगैरह ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स को सर्वे करते हैं ना, मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट को सर्वे कर रहे हैं, राइट। तो उसमें ये यूज हो सकता है कि आपने कैमरा खोल लिया,
कोई नया आर्कियोलॉजिस्ट आता है जिसको ट्रेन करना है, वो इंडस वैली की साइट पे आता है, मान लो मोहिंजोदारो आता है, और वहां पे अपना कैमरे का वो खोल लेता है, कैमरा खोल लेता है, फोन का कैमरा, और उसमें देखता है, जैसे यहां पे आप देख सकते हो इस इमेज में, यहां मान लो इमेज आती है मोहिंजोदारो की रूइंस की, तो ये वाला एरिया लिखा आएगा द ग्रेट बाथ, द ग्रेट ग्रेनरी, ऐसे ऐसे लिखा आएगा, मतलब वो मोहिंजोदारो की इमेज में ऑगमेंटेशन होगी रियलिटी की। क्लियर? तो आर्कियोलॉजी स्टूडेंट्स को आप टीच कर सकते हो, ये फायदा है। आर्किटेक्चर में यूज कर सकते हो कि आपको एक खाली प्लॉट दिखा, आपने अपना फोन का कैमरा खोला और आपने जो बिल्डिंग का मॉडल बनाया था वो उसमें ऐड हो गया, आप ये देखना चाहते हो कि ये बिल्डिंग इस रीजन में कैसी लगेगी, राइट? तो ये आप कर सकते हो। कॉमर्स में यूज हो सकता है, ये कॉमर्स का ही यूज है, ठीक है। एजुकेशन में यूज हो सकता है, ये पिक्चर एजुकेशन वाली है। इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज हो सकता है, मेडिसिन एंड सर्जरी में यूज हो सकता है। अगर आपको किसी पायलट को ट्रेनिंग देनी है, फ्लाइट ट्रेनिंग वगैरह देनी है, तो आप हेडसेट उसे पहना दो और वो फ्लाइट चला रहा होगा तो उसको साइंस आने शुरू हो जाएंगे, एयर प्रेशर इतना वगैरह वगैरह, जैसे हम फ्यूचरिस्टिक मूवीज में देखते हैं कि आपने एक ऐसी गॉगल्स पहना दी जिसमें उसे दिख भी रहा है पर उसके ऊपर वैसा भी दिख रहा है, क्या कहते हैं कि मैसेजेस भी आई जा रहे हैं, ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग, नेविगेशन वगैरह वगैरह। तो ये पॉसिबल एप्लीकेशंस हैं। क्लियर? चलो एक और छोटा सा हम टर्म कर लेते हैं जिसके आपको नोट्स तो मिल जाएंगे, पर अभी बस आपने ब्रीफ में समझना होता क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी चीज है जो हम सारे यूज कर रहे हैं, बट बहुत कम लोगों को पता है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग कर रहे हैं। जैसे कि पहले अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट बनाना होता था कंप्यूटर पे, तो आपको एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता था, एमएस ऑफिस खरीदना पड़ता था। अब पता क्या है, अब आपको ना एमएस वर्ड का सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप गूगल शीट्स पे जाओ, वहां पे अपना काम करो और वहीं पर ही सेव कर दो, ठीक है। अब जैसे ही जाओगे, आप अपना लॉगिन, यूजर नेम, लॉगिन और पासवर्ड डालोगे, आपका पुराने बनाई हुई शीट्स भी सामने आ जाएंगी, ठीक है। तो गूगल कह रहा है कि आपको खुद एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास लॉगिन करो, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। जो आपका ड्रॉप बॉक्स वगैरह होता है या आपका गूगल ड्राइव होती है, राइट? गूगल ड्राइव आपको पता है कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पहले अगर आपको कोई फाइल सेव करनी होती तो आपको अपने कंप्यूटर पे सेव करनी होती थी। अब गूगल पता है क्या कह रहा है, आपको कंप्यूटर पे सेव करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास सेव कर दो, और अगर आपको वो फाइल चाहिए होगी तो लॉग इन कर लेना यूजर नेम पासवर्ड डाल के। तो आपको गूगल ही स्टोरेज की फैसिलिटी भी दे रहा है, ठीक है, और बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, एप्लीकेशन की फैसिलिटी दे रहा है, स्टोरेज की फैसिलिटी दे रहा है, मोबाइल की फैसिलिटी वगैरह दे रहा है। तो गूगल ने ना क्या करा हुआ है, एक क्लाउड बनाया हुआ है, उस क्लाउड में आप लॉग इन करके कंप्यूटर की सारी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। आपके कंप्यूटर में वो एप्लीकेशन चाहे ना हो, आपके पास एमएस वर्ड ना हो, आप गूगल पे जाके एमएस वर्ड जैसी कोई चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको अब वीडियोस अपने पास डाउनलोडेड रखने की जरूरत ही नहीं है, आप यूट्यूब के क्लाउड पे जाके वीडियोस देख सकते हो, राइट? तो यूट्यूब ने आपको क्लाउड की सर्विस दी हुई है, गूगल ने आपको क्लाउड की सर्विस दी हुई है, आपका सारी इंफॉर्मेशन जीमेल पे पड़ी हो सकती है, तो आपको आपके कंप्यूटर में नहीं पड़ी वो इंफॉर्मेशन, वो जीमेल के क्लाउड पे पड़ी है, आप लॉग इन करो और देख लो, राइट? तो जितनी भी कंप्यूटिंग सर्विसेज हैं वो अगर आपके डिवाइस पे ना हो, एक क्लाउड में अवेलेबल हो, ठीक है, तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। नाउ क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस हर जगह यूज होती हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारी कंपनीज को अगर मैनेज करना होता है ना अपना सारे ऑपरेशंस, तो उन्हें ना उसके लिए सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर, ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सारे सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं। अब पता क्या हो गया, अब अमेजॉन तो नहीं, माइक्रोसॉफ्ट आपको ना, माइक्रोसॉफ्ट और ये अमेजॉन वगैरह ये आपको प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीजें क्लाउड पे। अब आपको ईआरपी सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको बस माइक्रोसॉफ्ट पे लॉग इन करना है और उनका सॉफ्टवेयर यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेनी है, राइट? तो दिस इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बस मैंने मोटे मोटे तौर पे आपको बताया है, नोट्स में थोड़ी डेफिनेशन मिल जाएगी, बस पर आपको ना इतना ही पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटिंग के लिए वैसे तो हमारा सारा कंप्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आपके पंजाब पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है सारा खत्म हो गया, बस एक टॉपिक आपका रह गया विच इज क्वांटम कंप्यूटिंग, राइट? हमारा जो ये टॉपिक था कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए वो सारा आप कर चुके हो एक्सेप्ट क्वांटम कंप्यूटिंग। तो क्वांटम कंप्यूटिंग रिलेटेड वीडियो हम आज ही आपके साथ शेयर कर लेंगे, पर वो सेपरेट वीडियो में करेंगे बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स
इट नीड्स टू बी डिस्कस्ड इन अ लिटिल डिटेल, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा डिटेल में डिस्कस होगा, इसीलिए इसके लिए हम ना एक 30 मिनट्स की एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के आज ही आपके साथ शेयर कर देंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है जो जो हमें पंजाब पीसीएस के लिए पढ़ना था विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर्स, ठीक है। अब हम टेलीकम्युनिकेशंस पे आएंगे। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशंस की। नाउ टेलीकम्युनिकेशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझने की है वो है सेल्यूलर टेलीफोन सिस्टम। बस इसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, उसके बाद हम आ जाएंगे डिफरेंट जनरेशंस जैसे 0G, 1G, 2G, 3G, 4G और अब बात चल रही है 5G की। बस इतना ही आपको टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। दैट विल बी ऑल फॉर यू, ऑलराइट, फॉर योर पंजाब पीसीएस प्रिपरेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन को हम सेल फोन क्यों कहते हैं? जैसे जो आजकल वायरलेस हमारे पास मोबाइल फोन्स है उन्हें हम सेल फोन्स क्यों कहते हैं, या उन्हें हम सेल्यूलर नेटवर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि होता क्या है कि ये जितने भी आपको ये सेल्यूलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर, जैसे आपका रिलायंस हो गया या आपका एयरटेल हो गया या वोडाफोन हो गया, ये क्या करते हैं, ये पूरे रीजन को ना डिफरेंट सेल्स में बांट देते हैं, ठीक है। डिफरेंट सेल में बांट देंगे और उस हर एक सेल में ना एक बेस एंटीना होएगा या बेस ट्रांसीवर स्टेशन होएगा। ट्रांसीवर का मतलब ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर, एक एंटीना होएगा जिसे आप बेस स्टेशन कहोगे ना। उस सेल के अंदर जितने भी फोन यूजर्स हैं, लेट्स सपोज एक सेल फोन, एक जो फोन का यूजर है वो कॉल लगाना चाहता है किसी और को, जो मान लो पंजाब का एक यूजर है, वो कॉल लगाना चाहता है समवन इन मध्य प्रदेश पे, ठीक है। तो क्या होगा, वो कॉल लगाएगा, उसके कॉल का जो होगा डेटा वगैरह वो पहले जाएगा उसके सेल, पंजाब में जो उसका सेल है उसके बेस स्टेशन पे। बेस स्टेशन से वो ट्रांसमिट होगा मोबाइल स्विचिंग सेंटर पे। फिर मोबाइल स्विचिंग सेंटर देखेगा कि ये जो पर्टिकुलर कॉल लगाई जा रही है ये हिंदुस्तान के किस सेल में लगाई जा रही है, राइट। तो आपके सेल से पहले आपके बेस स्टेशन जाएगा, बेस स्टेशन से मोबाइल स्विचिंग सेंटर जाएगा और मोबाइल स्विचिंग सेंटर आइडेंटिफाई करेगा कौन से सेल में कॉल जा रही है। उसे पता चलेगा कि मध्य प्रदेश का एक सेल है, वहां ये शिफ्ट कर देगा। मध्य प्रदेश के उस सेल के जो बेस स्टेशन है वहां पर चला जाएगा वो सिग्नल या डेटा पैकेट। वहां से वो जो बेस स्टेशन है वो आइडेंटिफाई करेगा कौन सा सेल है, कौन सा नंबर है जिस पे कॉल जानी है। फिर वो बेस स्टेशन अपने ही किसी सेल के अंदर के यूजर को कॉल लगाएगा और आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है। इसे सेल्यूलर नेटवर्क अगेन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आपका मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है उसने सारे रीजन को डिफरेंट सेल्स में बांट दिया है, ठीक है। हर सेल का एक बेस स्टेशन है जिसे बेस ट्रांसीवर स्टेशन भी कहते हैं, बीएस या बीटीएस, और उसकी कॉल जाती है या वो कनेक्ट होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर। सो यहां पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि मोबाइल स्टेशंस हैं, मोबाइल हैंडसेट को मोबाइल स्टेशन कहेंगे, सेल होगा ज्योग्राफिकल रीजन और मोबाइल स्विचिंग सेंटर होगा आपका। ईच बेस स्टेशन इज कंट्रोल्ड बाय अ स्विचिंग ऑफिस कॉल्ड मोबाइल स्विचिंग सिस्टम, ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए आपको। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे विच इज डिफरेंट जनरेशंस, डिफरेंट टेलीकॉम जनरेशंस, ठीक है। तो ये जो टेलीफोन कनेक्टिविटी है ना, इसको हम ना जैसे 5G की हम बात करते हैं तो हमें डिफरेंट जनरेशंस के बारे में बात करनी चाहिए ना। 0G पे से पता है किसे कहते हैं? 0G हम कहते हैं जब वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन आया नहीं था, जब आप लैंडलाइन नहीं यूज करते थे, उसे हम 0 जनरेशन कहते हैं। लैंडलाइंस के थ्रू जब आप किसी से बात करते थे वो 0 जनरेशन था। इट इज रेफर टू एज प्री सेल्यूलर, क्योंकि लैंडलाइंस में सेल कनेक्टिविटी या सेल में नहीं बांटते आप, ये वायरलेस कम्युनिकेशन है ही नहीं लैंडलाइन, क्लियर। तो 0G होगा प्री सेल्यूलर, क्लियर, लैंडलाइन वगैरह उसे 0G कहते हैं। फिर स्टार्ट होता है आपका 1G, जब वायरलेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1G को पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन रेफर्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेलीफोन टेक्नोलॉजी, ठीक है। These are the analog telecommunication standards that were introduced in 1979 and early 19 mid 80s, ठीक है। Now 1G और 2G में मेन डिफरेंस पता क्या है? 1G में जो वायरलेस कम्युनिकेशन थी वो एनालॉग सिग्नल्स यूज करते थे। जब 2G आया, 2G पहली जनरेशन थी जिसमें डिजिटल सिग्नल्स यूज होने शुरू हुए थे। सो यही लास्ट लाइन लिखी है, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू मोबाइल टेलीफोन सिस्टम 1G and 2G is that the radio signals used by 1G network are analog while 2G networks are digital, क्लियर। चलो 2G के बाद ना सीधा 3G आया नहीं है, 2G के भी अपने सब टाइप्स थे, क्लियर। तो वो देख लेते हैं। अच्छा, 2G के 1G के ऊपर 3 मेजर बेनिफिट्स थे, वो हमें पता होने चाहिए। इट प्रोवाइडेड 3 प्राइमरी बेनिफिट्स ओवर इट्स प्रीडिसेसर्स। एक, फोन कॉन्वर्सेशंस आर डिजिटली एनक्रिप्टेड, एनालॉग सिग्नल्स नहीं है तो एनालॉग मॉड्यूलेशन नहीं है, एनालॉग इंक्रिप्शन नहीं है, डिजिटल इंक्रिप्शन है। देन
स्पेक्ट्रम के हिसाब से 2G ज्यादा एफिशिएंट था, क्योंकि डिजिटल कम्युनिकेशन थी, डिजिटल मॉड्यूलेशन इजी होती है, तो स्पेक्ट्रम जो यूज होता था ना 2G के लिए, वो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा एफिशिएंटली एलोकेट होता था। स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी अच्छी थी, स्पेक्ट्रम वेस्ट नहीं होता था, फुली यूटिलाइज होता था। क्लियर? और जैसे ही 2G आया तभी सेल फोन कम्युनिकेशन में आपने और सर्विसेज भी ऐड करनी शुरू कर दी। 1G के टाइम पे तो ना सिर्फ आप बात कर सकते थे, वॉइस कॉल हो सकती थी, पर जैसे ही 2G आया तो मोबाइल स्पेसिफिक सर्विसेज भी इंट्रोड्यूस हुई, जैसे SMS, MMS वगैरह वगैरह। तो SMS की सर्विस 2G के साथ आई है। क्लियर? चलो, 2G के बाद आता है आपका 2.5G। पहले क्या होता था 2G के टाइम पे, जैसे 2.5G आपका आया है ना, तो 2G के टाइम पे आप जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करते थे उसे GSM कहते थे हम, ग्लोबल सेल्यूलर सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो GSM स्टैंडर्ड आप यूज करते थे। 2.5G आया ना, तो वहां से आपका ना इंटरनेट यूज होना शुरू हो गया कि आप डेटा भी सेंड कर सकते हो, MMS भी सेंड कर सकते हो। उसे हम GPRS कहते थे। जिन लोगों की एज काफी हो चुकी है, जिन्होंने उस जमानों में फोन खरीदे थे, उनको याद होगा कि GPRS यूज होता था इंटरनेट या डेटा पैकेट्स भेजने के लिए। GPRS की फुल फॉर्म क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। नाउ 2G और 2.5G के बीच में जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल है, हमें उसमें जाना नहीं है। ठीक है, जैसे 2G जनरली यूज करता था सर्किट स्विचिंग, डेटा पैकेट स्विचिंग नहीं करता था। 2.5G में डेटा पैकेट स्विचिंग होती थी। अब जो इस फील्ड से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फील्ड से, उन्हें समझ आ जाएगा कि सर्किट स्विचिंग या डेटा पैकेट स्विचिंग क्या होती है, बट हमें इस चीज में जाना नहीं है, पंजाब PCS पूछेगा नहीं। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि 2.5G में GPRS इंट्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, फिर 2.5G के बाद आया आपका 2.75G, और 2.75G में आपका जो इंटरनेट कम्युनिकेशन है वो थोड़ी और एनहांस होती है। GPRS जिससे इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ था मोबाइल कम्युनिकेशन में, अब वो इवॉल्व होके बन जाता है एज। आपको याद होगा कुछ साल पहले ही जब आपका 3G पे आप नेट चलाते थे अपने फोन में, तो कई बार 3G बंद होके एज आ जाता था लिखा हुआ, है ना? तो एज ना ये 2.75G के साथ आया था। ये GPRS से थोड़ा बेटर इसका डेटा रेट था, इंटरनेट कम्युनिकेशन बेटर थी। एज की फुल फॉर्म भी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, एनहांस डेटा रेट्स फॉर GSM एवोल्यूशन। ठीक है, तो GPRS नेटवर्क्स इसमें इवॉल्व हुए एज में, जिससे इंटरनेट कम्युनिकेशन बेटर हुई। और वो इसलिए हुई क्योंकि जो सिग्नल मॉड्यूलेशन है, डिजिटल सिग्नल मॉड्यूलेशन है, उसकी जो आप एनकोडिंग करते हो ना, वो 8 PSK पे कर रहे हो। नाउ अगेन, ये दिस माइट साउंड अ लॉट ऑफ जिबरिश फॉर यू। अगर आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बारे में, बस आपको ये रटना है, आपको याद रखना है। एनकोडिंग क्या होती है, सिग्नल मॉड्यूलेशन क्या होती है, सिग्नल मॉड्यूलेट करके ही भेजने होते हैं, तभी वो प्रॉपरली ट्रांसमिट होते हैं। तो ये बहुतों को पता होगा, पर कईयों को जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें नहीं पता होगा सिग्नल मॉड्यूलेशन क्या होती है। तो ये सिग्नल मॉड्यूलेशन के लिए एनकोडिंग यूज होती है। 2.75G में 8 PSK की सिग्नल मॉड्यूलेशन की जा रही थी, जिससे थोड़ा बेटर और फास्टर डेटा रेट्स मिल रहे थे, तो इंटरनेट कम्युनिकेशन बेटर हो गई थी। क्लियर? अब 2.75G के बाद आता है 3G, जिसमें इंटरनेट स्पीड थोड़ी तेज हुई। 3G टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रेट ऑफ एटलीस्ट 144 KB पर सेकेंड। याद होगा ना आपको, ये हम कहते हैं ना, अब तो स्पीड आपकी आ जाती है MBPS या GBPS भी आ जाती है, उस टाइम KBPS आती थी। तो 3G में इंटरनेट थोड़ा फास्ट हो गया, जिससे आप वीडियोस वगैरह शेयर कर सकते थे। लेटर 3G रिलीजेस ऑफन डिनोटेड एज 3.5 to 3.75G। 3G के बाद 3.5G भी आया, 3.75G भी आया। ऑल्सो प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड एक्सेस ऑफ सेवरल MB पर। पहले जब 3G आया था तो KB पर सेकंड की स्पीड थी, अब MB पर सेकंड की होगी, जिससे आप स्मार्टफोन चला पा रहे थे, लैपटॉप चला रहे थे 3G कम्युनिकेशन से। दिस इंश्योर इट कैन बी अप्लाइड टू वायरलेस वॉइस टेलीफोनी, मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, फिक्स्ड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, वीडियो कॉल्स वगैरह पॉसिबल हो सकी 3G के आने के बाद। पर 3G भी इतनी स्पीड नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। अच्छा, जब 3G आया था तो 3G के टाइम पे 3G जो यूज हो रहा था उसका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल था CDMA 2000। पर अगेन आई डोंट थिंक ये आपसे पूछेंगे पंजाब PCS में, तो हम सीधा आ जाते हैं 4G पे। नाउ 4G की खास बात क्या थी? 4G प्रोवाइड्स इन एडिशन टू द यूजुअल वॉइस एंड अदर सर्विसेज ऑफ 3G मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस। इससे इंटरनेट स्पीड तेज होगी, और आज हम 4G ही यूज करते हैं। लैपटॉप्स पे आप 4G कनेक्शन यूज कर सकते हो, स्पीड काफी अच्छी आती है। For example, to laptops with wireless modems, to smartphones and to other mobile devices. Potential and current applications include amended mobile web access, IP एड्रेस वाली इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीफोनी, कि आप वॉइस कॉल्स कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे, है ना? गेमिंग सर्विसेज यूज कर सकते हो, हाई डेफिनेशन मोबाइल टीवी,
आप मैच लाइव स्ट्रीम करके देख सकते हो। अब ये 4G के ही करामात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो, 3D टेलीविजन, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सारी चीजों का फायदा हुआ है हमें 4G से। और अब कह रहे हैं कि इंटरनेट के लिए या वायरलेस टेलीफोनी के लिए अब नई जनरेशन आ रही है। 2020 खत्म होने के बाद ये फिर रोल आउट कर देंगे, जिसे हम 5G कहते हैं। इसमें इंटरनेट स्पीड सुपर हाई हो जाएगी, नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज्यादा हाई हो सकते हैं, लेटेंसी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। 5G को देखते हैं। 5G is a generation currently under development. It denotes the next major phase of mobile telecommunication standards beyond the current 4G IMT advanced standards. अब 5G के एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो डेटा रेट, जो बिट रेट था, जो हम बात कर रहे थे KBPS, MBPS, वो बहुत गुना ज्यादा हो जाएगी, मतलब 100 MBPS की स्पीड आ सकती है। ठीक है, शुड बी सपोर्टेड फॉर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर। GBPS पर आ सकती है स्पीड, 1 GBPS टू बी ऑफर्ड साइमल्टेनियसली टू 10 of workers on the same office floor. Several hundreds of thousands of simultaneous connections to be supported for massive sensor deployment. आपको पता है अगर इंटरनेट ऑफ थिंग्स को सही होना है ना, तो उसको 5G चाहिए। 5G में क्या होगा, मल्टीपल डिवाइसेस इंटरनेट को यूज कर सकते हैं और डेटा स्पीड भी ज्यादा होगी। 4G में करंटली प्रॉब्लम क्या है कि डेटा स्पीड तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा यूजर्स को नहीं सपोर्ट कर सकता। पर जब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ जाएगा तो मल्टीपल डिवाइसेस इंटरनेट पे होंगी, तो उसे एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इंटरनेट के लिए, वो 5G प्रोवाइड करेगा। तो सेवरल हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ साइमल्टेनियस कनेक्शंस टू बी सपोर्टेड फॉर मैसिव सेंसर डिप्लॉयमेंट। सेंसर्स आप लगा रहे हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कर रहे हो। स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जो हमने बात करी थी ना, 2G में स्पेक्ट्रम और एफिशिएंट होता है 1G से, 5G में वो बहुत एनहांस हो जाएगा, 4G से भी बेटर होएगा। क्लियर? अच्छा, कवरेज इंप्रूव होगी, सिग्नलिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, लेटेंसी बहुत कम होगी। अब लेटेंसी एक टेक्निकल टर्म है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट? लेटेंसी पता क्या होता है? जो आप डेटा ट्रांसफर कर रहे हो ना, आफ्टर ऑल इंटरनेट कम्युनिकेशन में डेटा पैकेट्स ही तो आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो एक डेटा पैकेट को अपने सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक और वापस आने में जितना टाइम लगता है ना, उसे लेटेंसी कहते हैं ना। जितनी कम लेटेंसी होगी उतना कम टाइम लग रहा है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। दैट मींस स्पीड ज्यादा तेज हो रही है इंटरनेट की आपकी, तो लेटेंसी सिग्निफिकेंटली कम होगी। क्लियर? और ये लास्ट एप्लीकेशन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, इन एडिशन टू सिंपली प्रोवाइडिंग फास्टर स्पीड्स, it is predicted that 5G networks will also need to meet the needs of new use cases such as नई टेक्नोलॉजी यूज होगी 5G के आने से, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स एज वेल एज ब्रॉडकास्ट लाइक सर्विसेज, लाइफलाइन कम्युनिकेशंस इन टाइम्स ऑफ डिजास्टर। तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है ना इंटरनेट बेस्ड, इनको काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिलेगी थ्रू 5G। ऑलराइट, तभी इतनी बड़ी रेस लगी हुई है बिटवीन कंट्रीज कि 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सेटअप करेगा। ऑलराइट, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस का सारा मॉड्यूल खत्म होता है फॉर योर पंजाब PCS प्रिपरेशन। आपको इससे बाहर इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, इससे बाहर नहीं पूछेंगे, आप टेंशन ना लो। जो आपको इसके साथ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आप बस उन्हें रिवाइज करना और आपका ये टॉपिक भी खत्म है। और इसी टॉपिक के साथ साथ आपका पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो मॉड्यूल है फॉर योर पंजाब PCS प्रिपरेशन, वो खत्म होता है। ऑलराइट, सो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल अब खत्म होता है, तो इसलिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप आपकी तैयारी भी अच्छी हो, बाकी सब्जेक्ट्स की भी, और आप अपना एग्जाम अच्छे से करो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू।